अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। प्लीज़ काइंडली एक दफ़ा मुझे चैट पे आप सब कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आप सबको आ रही है और स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है। जी प्लीज़ मुझे चैट पे मज़ीद कुछ लोग कंफर्मेशन दे दीजिए। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद वन बाय वन फिर क्लास के एंड में जैसे आपको पता है क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को मैं पूरा पूरा चांस दूंगा, तो उस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम बातचीत इसके ऊपर स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमारी जो पिछली टोटल 2 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने करा क्या था। हमने बड़े बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट की थी कि कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अमेजोन इटसेल्फ क्या है, अमेजोन में डिफरेंट बिजनेस मॉडल कौन से हैं, यानी प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल मॉडल क्या होता है, इस पे हमने बात की थी। यूएस में या फिर यूके में, खासकर यूएस में अपना बिजनेस सेटअप करने के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि हमें अपनी एलएलसी किन स्टेट्स में बनवानी चाहिए और उसके पीछे क्या रीजन थे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें वेबसाइट अपनी क्यों बनवानी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी थी क्लास वन में। उसके बाद क्लास टू में हमने कुछ बेसिक लेवल की बातें मजीद डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अमेजोन पे ज्यादा यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमने बात की थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन में डिफरेंट जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, इन्हें किस तरह से हमने बाइफरकेट किया हुआ है, गेटेड और अनगेटेड में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमारी इसके ऊपर बात हुई थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यानी कुछ टूल्स के बारे में बात की थी कि ये टूल का नाम क्या होता है और उसका पर्पस क्या है। फिलहाल हमने सिर्फ इतना ही सीखा था। आज हमने कुछ एडवांस लेवल की और प्रैक्टिकल वाली चीजें अपनी स्टार्ट कर लेनी है कि फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट क्या है, हमारा रोड मैप अब आगे क्या होने वाला है और हमने क्या करना है। तो वन बाय वन अब हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं ताकि हम फिर आज वाली चीजों पे हम चीजें डिस्कस कर सकें, आप लोगों से मेरी ये बात हुई थी, मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि जब हम Amazon FBA होलसेल मॉडल पे बात करते हैं ना, तो इस मॉडल में सिंपली ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग है। जब आप ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग की बात करते हैं तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि हमने एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद के रीसेल करने हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग है, फिलिप्स है, एलजी है, नेस्ले है, 3M के प्रोडक्ट हो गए, यूनिलीवर के प्रोडक्ट हो गए। मिसाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। जब हम ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग की बात करते हैं तो ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि हम अपनी इन्वेंट्री दो जगह से खरीद सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट उस ब्रांड से राब्ता करेंगे और हम ब्रांडेड आइटम डायरेक्टली ब्रांड से खरीदेंगे, या फिर हम उसके होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी इन्वेंट्री ले रहे होंगे। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही बात होती है, लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री डायरेक्ट ब्रांड से खरीदते हैं, ब्रांड के साथ डायरेक्टली कोलेब्रेशन चाहते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें हमारे लिए ये जानना जरूरी है। और इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेंट्री खरीदने की बात करूं तो उसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ डाउनसाइड्स हैं, तो इन दोनों पे वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट अपनी जो भी इन्वेंट्रीज हैं वो ब्रांड से खरीदूं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी क्या डाउनसाइड्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, इट हैज लेस प्राइस देन द डिस्ट्रीब्यूटर, सो हाई प्रॉफिट मार्जिन, लोन फैसिलिटीज आफ्टर सम गुड रिलेशन, easy to open wholesale account on other brands, easy to compete on Amazon। ये बड़ी अहम बात है। एक ब्रांड अपनी चीज खुद बना रहा है और वो डायरेक्टली अगर आपको रीसेल करता है, सो दैट मीन्स के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेयर मौजूद नहीं है। तो वो आपको एक अच्छी प्राइस पे इन्वेंट्री रीसेल करेगा। जब आपको एक चीप प्राइस पे, एक अच्छे प्राइस पे आपको इन्वेंट्री मिलेगी और आप उसको मार्केट कंपेटिटिव रेट पे बेचेंगे, तो अंडरस्टैंडेबल बात है आपको हायर प्रॉफिट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेंट्री दूसरों से कम रेट पे खरीदी हुई होगी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट के हवाले से एज मिल जाता है। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है लोन फैसिलिटीज। लोन फैसिलिटीज का यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो है आपको फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आपको कैश की जरूरत है तो उन्होंने आपको कैश दे दिया कि मुझे भाई $10,000 या $5,000 देते हैं, ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री इन एडवांस।
यानी कि अगर आपके पास किसी टाइम पे अमाउंट अवेलेबल नहीं है, पर ब्रांड के साथ आपका 6 महीने का, साल का या ज्यादा लंबे अरसे का टर्म बिल्ड हो चुका है, अच्छे फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, तो वो आपको ये हेल्प आउट कर सकता है कि कोई मसला नहीं, आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप हमसे इन्वेंट्री ले लें, 30 डेज बाद या 45 डेज बाद आप हमें उसकी अमाउंट वापस करना। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ना, इसको क्रेडिट फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी भी कहा जाता है, कि जब आपके ब्रांड के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों, आपके पास अमाउंट अवेलेबल रेडिली है या नहीं है, ब्रांड आपसे कहता है कि कोई मसला नहीं, आप हमसे प्रोडक्ट ले लें, जब आपके पास अमाउंट आ जाए तो आपने हमें प्रोवाइड कर देना है, पर ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिट होती है। हो सकता है वो शुरू में आपको $5,000 to $10,000 की क्रेडिट लिमिट दे, कि भाई $5,000 से $10,000 का ही सामान आप हमसे क्रेडिट पे ले सकते हैं। उसके पेमेंट टर्म्स भी होते हैं कि भाई 30 दिन या 40 दिन में आपने इन्वेंट पूरी पेमेंट हमें वापस करनी है, वो आपको करनी होती है। तो ये कुछ इसमें चीजें होती हैं जो आपस में म्यूचुअली डिस्कस हो जाती हैं फिर। इजी टू ओपन होलसेल अकाउंट ऑन अदर ब्रांड्स। देखिए, जब आप मार्केट में एज अ न्यू सेलर जाते हैं ना, जिसकी कोई मार्केट में अभी पहचान नहीं है, तो ब्रांड अप्रूवल लेना डेफिनेटली थोड़ा सा टफ टास्क है, अच्छी खासी मेहनत लगती है। लेकिन जब आपको पहला ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है और आप अपनी वेबसाइट पे उसको प्रमोट करते हैं कि भाई हाँ जी ये ब्रांड हमारा पार्टनर है, तो फिर फ्यूचर में नए ब्रांड को अप्रोच करना आसान हो जाता है। आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज मैं एक नया सेलर हूँ, मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं है। मैं शुरू में पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह नेस्ले वालों के साथ मेरा एक अच्छे टर्म्स बिल्ड हो जाए, नेस्ले मुझे अप्रूवल दे दे, अपना पार्टनर बना ले। जस्ट इमेजिन अगर मैं नेस्ले को कन्विंस कर लेता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पे ये चीज एंडोर्समेंट भी डलवा देता हूँ उनसे कि हाँ जी ये हमारे पार्टनर हैं, तो फ्यूचर में जब मैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाऊंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर मैं पेप्सी की तरफ जाऊंगा, या मैं लेट सपोज नेशनल या शान फूड्स की तरफ जाऊंगा, तो जाहिर है जब वो देखेंगे कि हाँ ये नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड के पार्टनर हैं, तो दूसरे लोगों का मेरे साथ काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको नजर आ रहा होगा कि हाँ मैं दूसरे ब्रांड के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमें एक बड़ा एज मिल जाता है, ब्रांड अप्रूवल जब आपको मिलना शुरू हो जाए। इजी टू कम्पीट ऑन अमेजोन। अमेजोन पे जाहिर है आपकी तरह और भी लोग वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जब आपकी इन्वेंट्री कम रेट पे आपने ली होगी, तो कंपटीशन में आपका सर्वाइवल कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं। It can not be started with less money, as they always have high requirement, like buying in high quantity, such as from $5,000 or $10,000. Sign a yearly base agreement that you will buy a minimum of 100,000 stock within a year from them. Most of the disadvantages are in terms of investment related issues. जब हम ब्रांड से इन्वेंट्री खरीदने की बात करते हैं, तो इसका जो ड्रॉबैक है ना या डाउन साइड है, वो सिंपल ये है कि ब्रांड आपसे कहता है कि भाई आपने एक ही प्रोडक्ट भी खरीदना है ना, तो कम से कम हमारा रिक्वायरमेंट है कि $5,000 या $10,000 की इन्वेंट्री खरीदें। आप एक ही प्रोडक्ट पे मजबूर हो जाते हैं इतना बड़ा रिस्क लेने पे, कि राइट फ्रॉम डे वन अभी आप इनएक्सपीरियंस सेलर हैं, पर ब्रांड आपसे कहता है ठीक है आपको $10,000 की लेट सपोज इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, आप मजबूरन खरीदेंगे। अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अल्लाह ना करे उसने अच्छा परफॉर्म ना किया, तो अल्टीमेटली आपके नुकसान के चांसेस हैं। इसके अलावा ब्रांड आपसे कहता है साइन अ ईयरली बेस एग्रीमेंट दैट यू विल बाय मिनिमम ऑफ लेट सपोज 100,000 यूएसडी स्टॉक, यानी $1 लाख की इन्वेंट्री आपने पूरे साल में खरीदनी है। अगर आप ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, किसी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है और आप इतना जो एग्रीमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ब्रांड आपसे साल बाद आपसे अप्रूवल वापस ले लेगा कि हम आपको अलाउ नहीं करते, आपने हमारे टर्म्स पूरे नहीं माने, सही तरह से आपने उसको नहीं मैनेज किया। तो इस तरह के आपको ब्रांड अप्रूवल में इश्यूज आ सकते हैं। बेसिकली डाउन साइड इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, क्योंकि हर किसी के पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, और अगर हो तो भी मैं एज अ न्यू सेलर आपको ये नहीं कहूंगा कि राइट फ्रॉम डे वन किसी ब्रांड पे इन्वेस्ट करें। अल्टीमेटली आपका एंड गोल जरूर ब्रांड होना चाहिए, पर स्टार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से ही करना चाहिए और अल्टीमेटली ब्रांड तक जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डाउन साइड्स हैं, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। फिलहाल ब्रांड से इन्वेंट्री खरीदने में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डाउन साइड्स हैं, यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? प्लीज मुझे चैट पे कंफर्म कीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई ब्रांड से इन्वेंट्री खरीद के रीसेल करने के हवाले से। अगर मैं आपसे बात करूं
सोर्सिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेंट्री खरीदता हूं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, मैनी ब्रांड्स, बिग कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेस रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, लेस मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक ब्रांड का आइटम थोड़ी बेचता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर तो मल्टीपल डिफरेंट ब्रांड के बेचता होगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो नेस्ले बेच रहा है, तो शायद उसके पास नेशनल वालों की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, शान वालों की भी हो, ऑलपर्स की भी हो सकता है ना इस तरह। तो जब एक डिस्ट्रीब्यूटर काफी सारे ब्रांड बेचता है तो जाहिर है उसके पास जो कलेक्शन ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट कैटलॉग है वो भी ज्यादा बड़ा होता है। तो जब ज्यादा उनके पास कलेक्शन होती है तो आप समझ लें कि आपके पास चॉइसेस फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन ज्यादा होती है। तो ये भी आपके लिए एक फायदेमंद बात है। सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट है, इनकी अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि इनके मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है पर बहुत कम होती है। ब्रांड अगर आपसे कह रहा है कि भाई कम से कम आपने 5,000 या $10,000 की इन्वेंट्री हमसे परचेज करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है आप कम से कम $100 की कर लो, कुछ कहते हैं चलो $300 की कर लें। और कोई बहुत बड़े लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना, तो आमतौर पे वो कहते हैं कम से कम सिर्फ $500 की इन्वेंट्री आप हमसे खरीद लें। तो कहाँ ब्रांड हमें 5,000 या $10,000 इन्वेस्ट करने को कह रहा होता है राइट फ्रॉम डे वन। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप 500-600 डॉलर के ऑर्डर से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट ये होता है, अगर आपकी $5,000 की इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप आराम से 4 5 या 6 प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर सकते हैं। तो आपका जो रिस्क होता है वो डिवाइडेड हो जाता है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। चलो एक आध प्रोडक्ट फेल हो गया, 2 प्रोडक्ट फेल हो गए, पर 4 के कामयाब होने के भी तो चांसेस होंगे। पर अगर ब्रांड पे जाएंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में लिया हुआ होगा, तो डू और डाई वाली सिचुएशन बन सकती है। तो उस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू में काम स्टार्ट करना अच्छी बात है, फायदेमंद भी है। डाउन साइड क्या है? लिटिल हाई प्राइस देन द ब्रांड, लिटिल हाई कंपटीशन एज दे अलाउ एवरीवन टू रीसेल, स्लो रिप्लाईज ऑन ईमेल एज दे ऑलवेज हैव सो मेनी ईमेल्स टू रिप्लाई। इसकी डाउन साइड ये है, पहली चीज के इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? इन्होंने इन्वेंट्री खरीदी है ब्रांड से, ब्रांड ने अपना प्रॉफिट रख के इनको बेची है। अब ये भी तो कारोबार कर रहे हैं ना, ये अपना प्रॉफिट रख के आपको बेचेंगे, आप अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट रख के फाइनल एंड कंज्यूमर को दे रहे होंगे। तो जब यहाँ पर एक एडिशनल सप्लाई चेन के तौर पे ये ऐड हुए में हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपना नुकसान तो नहीं करना ना, इन्होंने अपना प्रॉफिट रख के रीसेल करना है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ी महंगी इन्वेंट्री मिलती है, जिसकी वजह से आप कह लें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद लिटिल हाई कंपटीशन एज दे अलाउ एवरीवन टू रीसेल। आमतौर पे दुनिया में ज्यादा लोग वो हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम है, और जो मेजर बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली कम होते हैं। तो जितने लोग ज्यादातर जो हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है, तो अल्टीमेटली हर कोई शुरू में किसको टारगेट करता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। जिसकी वजह से होता है कि इनके पास रश बहुत रहता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन कॉल्स करते हैं तो आपको वेट लाइन में काफी वेट लिस्ट में आपकी बारी आने में टाइम लगता है। आप ईमेल करते हैं तो आपको सम टाइम रिमाइंडर्स भेजने पड़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। मुझे प्लीज साइड पे भी कंफर्म करें, यहाँ तक सारी बात क्लियर है सबको? जी, मजीद कुछ लोग बता दीजिए। चलें, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखें, जब हमने ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी ब्रांड का कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हम अपने लिए चूज कर लेंगे कि चले हम ये वाला प्रोडक्ट सेल करते हैं। वैसा हरगिज नहीं है। हमें अच्छे लेवल के प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं, अच्छे लेवल के ब्रांड ढूंढने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कौन सी मार्केट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे इंप्लीमेंट होना है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया है क्या। पहले आपको क्राइटेरिया समझा लो, उसके बाद टूल्स पे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल कैसे करना है और आज का आपका पहला असाइनमेंट क्या है उस तरफ भी मैं आता हूँ। सबसे पहले हम सिंपल क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि क्राइटेरिया है क्या। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, तो यूएस में ये जो बीएसआर की रेंज है ना, जिसको बेस्ट सेलर रैंकिंग भी कहते हैं, सेल्स रैंक भी कहते हैं,
जो प्रोडक्ट का अपनी कैटेगरी में पोजीशन होता है कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, ऑब्वियसली जिसकी सबसे ज्यादा सेल है वो फर्स्ट पोजीशन है, जिसकी सेकंड नंबर पे सेल है सेकंड हाईएस्ट वो नंबर टू पे है, एंड सो ऑन ये नंबर चलता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो आपकी जो बीएसआर की रेंज है ना वो 1 से लेके 65,000 होती है, यानी अपनी कैटेगरी के जो टॉप के 65,000 आइटम है ना, टॉप 65,000 आइटम्स, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट हमने अपने लिए, या जितने भी प्रोडक्ट है हमने वो इस रेंज में से चूज करना है। टॉप के जो 65,000 आइटम्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में, हमें अपने लिए उसमें से प्रोडक्ट चूज करना है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हमने चूज करना है उस पर रिटर्न नंबर ऑफ रिव्यूज, यानी जो रिटर्न कमेंट है 70 से ज्यादा होने चाहिए। जो उनके ऊपर स्टार रेटिंग है, जो पिछली क्लास में मैंने प्रोडक्ट रेटिंग आपको बताई थी, 4 स्टार से ज्यादा होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट में amazon एज अ सेलर ना बेच रहा हो, amazon से हमने बचाना है। amazon की तो मार्केट है, पर amazon खुद एज अ सेलर भी बन जाता है। अब amazon तो अपनी मार्केट का बादशाह है, वो अपने वो मैनिपुलेट कर सकता है कि आपके हिस्से में सेल्स ना आने दे, इस तरह की चीजें कर सकता है, और करता भी है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम वो आइटम बेचें जिसमें amazon खुद अपनी, amazon की एज अ सेलर प्रेजेंस ना हो, amazon एज अ सेलर खुद ना बेच रहा हो। नंबर ऑफ सेलर होलसेल मॉडल की निशानी क्या है? होलसेल प्रोडक्ट की निशानी ये होती है कि उसमें नंबर ऑफ सेलर 4 या 4 से ज्यादा होते हैं, 4 और मोर। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको नजर आया जिसमें 1 या 2 सेलर नजर आ रहे हैं, तो वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कंसिडर होता है, हम उसको होलसेल में नहीं कंसिडर करते। होलसेल प्रोडक्ट की निशानी ये 4 या 4 से ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये सब सब्जेक्टिव बात है, वक्त आने पे क्लियर होगा। फिलहाल सिर्फ आप ये समझ लें टोटल नंबर ऑफ सेलर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में 4 और मोर होने चाहिए। जो प्रोडक्ट आप अपने लिए चूज करेंगे उसकी मंथली सेल 250 प्लस होनी चाहिए, यानी ओवरऑल वो प्रोडक्ट अमेजोन पे हर महीने उसके 250 या 250 से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हो। ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, 1000 हो जाए, 800 हो जाए, 1500 हो जाए, 5000 हो जाए, 15,000, 20,000 हो जाए, जितना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 250 प्लस होना चाहिए। लेस देन 250 वाले प्रोडक्ट हम अपने लिए यूएस मार्केट में कंसिडर नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट हम अपने लिए चूज करेंगे उसका जो वेट है वो लेस देन 2 kg होना चाहिए। रीजन, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसका वेट ज्यादा है, 2 kg से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। छोटी सी मिसाल है, पाकिस्तान में हम कोई भी कुरियर वगैरह किसी को भेजते हैं तो आपने देखा होगा वो सबसे पहले वजन चेक करते हैं, इसका वेट वगैरह कितना है। जितना ज्यादा वेट होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का बिल उतना ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमने हमेशा लाइट वेट आइटम्स को अपने लिए कंसिडर करना है। जो भी लिस्टिंग आप अपने लिए चूज करते हैं वो कम से कम amazon पे $6,000 से ज्यादा एग्रीगेट सेल्स जनरेट कर रही हो। यानी एक प्रोडक्ट है और हम 4 लोग, लेट सपोज आपकी क्लास में से कोई 4 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उन चारों की कंबाइंड सेल अगर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैं मिलाऊं तो वो $6,000 से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात है, लेकिन 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें एक प्रोडक्ट का जो अमेजोन पे टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारा चंक भी तो हमें उसी में से मिलना है ना। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा शायद हमें उसमें से शेयर मिल सके और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हो सके। जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं उसकी अमेजोन पे सेलिंग प्राइस $18, $18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए आपकी मर्जी है। कोई बंदा यहाँ पे ऐसा है जो कहता है कि मेरे पास मिलियन ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, तो आपको लैपटॉप वगैरह और तरह तरह की राउटिंग डिवाइसेस जो 200-200 डॉलर, 1000-1000, 1500-1500 डॉलर के आइटम है, आप लोग तो वो भी बेच सकते हैं। पर मैं आपको उसका बता देता हूँ। लेट सपोज वो लोग जो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं जिनका बजट 3 से 4 हजार डॉलर से लेके 15 हजार डॉलर की रेंज तक का है, आपके लिए मैं आपको कहूंगा कम से कम 18, मैक्सिमम आप कह लें 70-80 डॉलर तक होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत महंगे आइटम की तरफ जाएंगे ना, तो जाहिर है महंगा आइटम खरीदने में भी तो महंगा मिलेगा ना। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अब लेट सपोज कोई बंदा लैपटॉप बेचना चाहता है जो $1,500 का अमेजोन पे सेल हो रहा है, तो कम से कम $1,100 से कम उसको होलसेल पे तो नहीं मिल रहा होगा। वो $1,100 का लेगा तो वो फिर $1,500 में बेचेगा। ऑब्वियसली हाई रिस्क आइटम होगा, एक्सपेंसिव आइटम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन लग्जरी आइटम्स में प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब कोई बंदा $25 का आइटम बेचना चाहता है तो वो आराम से 12-13 डॉलर में मिल जाएगा, $11 में मिल जाएगा। तो ये फर्क है ना। तो एक नॉर्मल रेंज जो है
$3 से $4,000 से लेके अप टू $15,000, उसके लिए प्रोडक्ट की जो प्राइस है $18 से लेके $70-80 कर ले, मैक्सिमम भी करें तो $100 कर ले, इससे ज्यादा नहीं। वेरिएशन वाले आइटम्स अवॉइड करने हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आप सही से जज नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक कौन सी वाली वेरिएशन किस प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो रही होगी। और उसमें मैंने हेजमेट का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि वो प्रोडक्ट हमने नहीं बेचने हैं जिनमें फायर कैचिंग का रिस्क हो, जिसकी मैंने आपको परफ्यूम्स की फॉर्म में बॉडी स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, यानी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे फ्लेमेबल का साइन बना हो, वो आइटम हमने नहीं बेचने हैं। इसके अलावा जो आइटम हम बेचना चाहते हैं अमेजोन पे, वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल स्टैंडर्ड हो जाए या लार्ज स्टैंडर्ड हो जाए। ओवर साइज आइटम नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया यूएस का। अभी डिफरेंट मार्केट्स का मैं मजीद बताऊंगा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है सॉफ्टवेयर में वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर डेवलप हो जाएगी। फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें कि यूएस का क्राइटेरिया क्या है। क्लियर है इसके ऊपर आप? जी, मजीद कुछ लोग बता दीजिए। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की। ये तो हमारा हो गया यूएस का क्राइटेरिया। अब आप में से कोई यूके में है या यूरोपियन किसी कंट्री में, और वो यूके या यूरोप में सेलिंग करना चाहते हैं, तो यूरोपियन मार्केट का क्राइटेरिया आपको बताता चलूं। वहां पे बीएसआर की रेंज हो जाती है 1 से लेकर 25,000 तक, यानी जो प्रोडक्ट आप अपने लिए चूज करेंगे वो टॉप 25,000 में से कोई प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी का। हर कैटेगरी डिफरेंट है, हर कैटेगरी की रेंज डिफरेंट है, पर हमें हमेशा टॉप 25,000 में से ही अपने लिए प्रोडक्ट चूज करना है। क्योंकि छोटी मार्केट्स हैं तो यहाँ पे चॉइसेस भी कम है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपके बीएसआर की रेंज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिव्यूज यानी रिटर्न कमेंट, यूएस की बात करूं तो मोर देन 70 होने चाहिए थे, तो यूरोप में अबव 50 भी एक्सेप्टेबल है, यानी 51, 52, 55, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50 होने चाहिए। स्टार रेटिंग बिल्कुल सेम, 4 स्टार एंड मोर होनी चाहिए। अमेजोन से हमने अपने आप को बचाना है, अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग। नंबर ऑफ सेलर 4 और मोर होने चाहिए। मंथली सेल प्रोडक्ट की 250 प्लस होनी चाहिए। मंथली सेल आइटम का वेट उसी तरह 2 kg से कम होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग की लिस्टिंग एग्रीगेट रेवेन्यू तमाम सेलर्स की कंबाइंड सेल का क्या बना रही है, तो 4,500 पाउंड या उससे ज्यादा। जितना ज्यादा अच्छी बात है, 90,000 पाउंड जनरेट हो रहा है, 1 मिलियन पाउंड की सेल जनरेट हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन 4,500 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए। वो फिर बहुत ही कम शेयर रह जाएगा, पीछे कुछ बचता ही नहीं ना फिर तो। जो प्रोडक्ट आप यूके मार्केट में बेचना चाहते हैं उसमें कम से कम मिनिमम जो प्राइस है वो 15 पाउंड होनी चाहिए। वेरिएशंस हमें अवॉइड करनी चाहिए। आइटम आपका फायर कैचिंग नहीं होना चाहिए। और साइज हमेशा स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सिंपल यूके का क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं है, वही सारी बात है। सिर्फ और सिर्फ रेंजेस में थोड़ा बहुत फर्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट की आप लोगों से बात करूं, तो इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करूं तो ये बहुत छोटे लेवल पे मार्केट्स हैं, यानी इमर्जिंग मार्केट्स में इनका शुमार होता है। तो इनके बीएसआर की रेंज मजीद थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपके पास जो प्रोडक्ट चॉइसेस हैं किसी भी कैटेगरी में, आप टॉप 20,000 में से अपने लिए कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे, यानी वो प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसका बीएसआर 1 से लेकर 20,000 की रेंज में हो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में। रिव्यूज यानी नंबर ऑफ रिटन कमेंट, यहाँ पे भी मोर देन 50 एक्सेप्टेबल होता है। रेटिंग क्वालिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करना है जिसपे स्टार रेटिंग 4 स्टार या उससे ज्यादा हो। Amazon शुड नॉट बी अ सेलर। नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे भी 4 और मोर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल की मार्केट्स है, यहाँ पे सेल्स भी कम है। तो 200 मिनिमम सेल एक्सेप्टेबल है। 200 से जितनी ज्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन 200 से कम सेल वाला आइटम नहीं होना चाहिए। आइटम का वेट 2 kg से कम होना चाहिए। लाइट वेट आइटम होगा, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज चार्जेस आप पे कम आएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग की बात करूं कि कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं तमाम सेलर मिला के उस किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, तो वो $4,000 या उससे ज्यादा है। और ये ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन डॉलर के हवाले से बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस इन मार्केट्स में $25 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन आई हुई है। अराउंड $18
ऑस्ट्रेलियन तकरीबन $25 के आसपास बन जाते हैं, तो कन्वर्जन है सिंपली। फायर कैचिंग आइटम्स अवॉइड करें, वेरिएशन वाले आइटम्स अवॉइड करें, आइटम हमेशा स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए। वही सारी बात रिपीट हो रही है जो हमने यूएस में की थी, सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया की रेंजेस फर्क है। इसी तरह जो लास्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मार्केट है फिलहाल, उसकी हम बात कर लेते हैं, जो कि गल्फ मार्केट या यूएई कहलाती है। तो यहाँ पे बीएसआर की रेंज सिर्फ और सिर्फ 1 to 10,000 है, यानी किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में जो टॉप के 10,000 आइटम है ना, अपने लिए उसी में से कोई प्रोडक्ट आपने चूज करना है। रिव्यूज यहाँ पे 20+ एक्सेप्टेबल है, यानी इतनी नई मार्केट है, इतनी बिल्कुल ही इमर्जिंग मार्केट है फिलहाल, जिसका मार्केट शेयर बहुत कम है। तो सिर्फ मोर देन 20, यानी किसी प्रोडक्ट पे 25 या 27, 30 रिव्यूज भी है ना, तो चल जाता है, एक्सेप्टेबल है। पर हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो आपकी स्टार रेटिंग 4 स्टार या उससे ज्यादा होनी चाहिए। Amazon शुड नॉट बी अ सेलर, Amazon इटसेल्फ ना बेच रहा वो आइटम। नंबर ऑफ सेलर, न्यू ऑफर कहते हैं नंबर ऑफ सेलर को बेसिकली। 4 और 4+ सेलर्स होने चाहिए, यहाँ लिख भी देता हूँ। इसके बाद मंथली सेल 200+ होनी चाहिए, 200 से कम सेल बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए मिनिमम 200 का बेंचमार्क है। इससे जितनी ज्यादा सेल हो जाए अच्छी बात है। आइटम का वेट लेस देन 2 kg होना चाहिए, जितना लाइट वेट आइटम होगा उतना ही ज्यादा उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी लिस्टिंग कितना रेवेन्यू बना रही हो, कम से कम 8,000 dirham का रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, जो लिस्टिंग आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं। और अगर आपने गल्फ मार्केट में काम करना है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करने चाहिए जिनकी सेलिंग प्राइस 80 dirham, 80 AED या इससे ज्यादा हो। वेरिएशन वाले आइटम्स आपने अवॉइड करने हैं, फायर कैचिंग आइटम आपने अवॉइड करने हैं। और जो आइटम आपने सेल करना है, वो हमेशा वो प्रोडक्ट आपने चूज करना है अपने लिए जो कि स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज आइटम हो। कभी भी ओवर साइज आइटम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल एक बेसिक सा क्राइटेरिया था डिफरेंट मार्केट बेसिस का। इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताने लगा हूँ। फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें आप सबको क्लियर है, प्लीज मुझे चैट पे कंफर्म कर दीजिए। जी प्लीज मुझे बताइए मजीद। चलें, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, कि ये जो क्राइटेरिया डिस्कस किया है हमने आज का, हमारा एक तो इस क्राइटेरिया को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आज हम दो टूल्स की बात करेंगे, हीलियम और कीपा। आप में से जिन लोगों के पास हीलियम अवेलेबल है, उन्होंने हीलियम वाले पार्ट को बहुत गौर से सुनना है। जिनके पास कीपा अवेलेबल है, उन्होंने कीपा के हवाले से बहुत गौर से चीज सुननी है, ठीक है। मैं दोनों टूल सेपरेट तरीके से बताऊंगा। पर आपको एक बात बताता चलूं, जो तरीका है ना इन सबका अप्लाई करने का, चाहे आप कारोबार किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उनका हर एक मार्केट में सेम चीज अप्लाई होती है। यानी टूल पे काम उसी तरह से होता है, सिर्फ ये रेंजेस फर्क है ना। अप्लाई तो उसी तरह करना है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं यूएस का डेटा बता रहा हूँ तो हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे करेंगे। वही तरीका है, वही टूल है, सिर्फ क्राइटेरिया की वैल्यूज ही तो चेंज हो रही हैं। बाकी तो हर चीज बिल्कुल सेम है। तो इस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, हमारी क्लास का टारगेट, आज की क्लास का टारगेट प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग सीखने में अभी अगली दो क्लासेस हैं। आज का हमारा टारगेट ये है कि जो हम क्राइटेरिया पुट करेंगे अपने टूल्स में, तो हमें पता चल जाए कि ये जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, बेसिकली इन इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक किस ब्रांड से है, ताकि आज हम ब्रांड आइडेंटिफाई कर सकें और उन ब्रांड के मार्केट में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और उसके लिए हमने डेटाबेस बनानी है अपनी। किस तरह बनानी है, वन बाय वन अभी हम सारी चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जिन लोगों के पास हीलियम है, हीलियम पे काम कैसे होना है, इसका सेटअप कैसे होना है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा, बाद में हम किसी और टेक्निकल बात पे करते हैं। आप सब लोगों ने यकीनन टूल्स अपने लिए बाई किए हुए होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने फिलहाल अपना जीमेल खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी टेक्स्टबेरी से अपने लिए टूल्स बाय किए हैं, तो मैं उन लोगों से सबसे मुखातिब हूँ एक तरह से तो। लेकिन टेक्स्टबेरी से अगर आपने ईमेल खरीदे और सॉरी टूल खरीदे होंगे, तो टेक्स्टबेरी की तरफ से आपके पास ऐसे मल्टीपल ईमेल्स आए होंगे, जैसे इनवॉइस वगैरह या जो भी चीजें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने, उन लोगों ने आपको लॉगिन्स भी भेजे होंगे।
और टेक्स्टबेरी वालों ने आपको अपना लिंक भी दिया होगा। लिंक उनका क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ। textberry.co/panel/member। आपने सिंपली टेक्स्टबेरी का पोर्टल इस तरह से ओपन कर लेना है, वेबसाइट पे आ जाना है, इनका जो ये लॉगिन पैनल है। टेक्स्टबेरी वालों ने आपको यकीनन आपका यूजर नेम और पासवर्ड बताया होगा, या आपने खुद सेट किया होगा पासवर्ड। जो भी सिनेरियो है, आपने बहरहाल अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेना है और सिंपली लॉगिन का बटन क्लिक कर देना है। ये पहला स्टेप है। जब ये लॉगिन हो जाएगा टेक्स्टबेरी का पोर्टल, तो आपको यहाँ पे दो एक्सटेंशंस यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। एक है यानी डाउनलोड एक्सटेंशन 1, और दूसरी पे लिखा हुआ है डाउनलोड एक्सटेंशन 2। तो आपने वन बाय वन इन दोनों एक्सटेंशंस को इस तरह से क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आपके सामने मैंने इन दोनों पे क्लिक करा है, और ये दोनों एक्सटेंशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड टैब में मेरे पास आ चुकी हैं। दोनों डाउनलोड हो चुकी हैं, बिल्कुल रिसेंटली अभी अभी की हैं। ठीक है। इनको अब आपने ऐड कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने सिंपली इसके बाद अपना मैनेज एक्सटेंशन का टैब ओपन करना है। चाहे तो इस तरह गूगल क्रोम पे थ्री डॉट्स को क्लिक करें आप मेन्यू बार में, और यहाँ पर आप आ जाए एक्सटेंशंस में, आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा मैनेज एक्सटेंशंस। शुरू में ना आपके डेवलपर मोड इस तरह से ऑफ होगा। आपने क्या करना है, टॉप राइट साइड पे जो डेवलपर मोड लिखा है ना, पहले तो इसको आपने ऑन कर देना है, एनेबल करना है। और फिर यहाँ पे ये जहाँ पे कर्सर है ना, ये लिखा हुआ है अपडेट का बटन। आपने सिंपली अपडेट का बटन क्लिक कर देना। ठीक है। और जो एक्सटेंशंस दो अभी आपने डाउनलोड करी हैं, ये वाली दो, इनको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। आपके सामने मैंने दोनों एक्सटेंशंस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्टबेरी 1, टेक्स्टबेरी 2, उनकी दोनों एक्सटेंशंस आ चुकी हैं। ये एक्सटेंशंस हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये होती हैं तो फिर हमारे लिए टूल्स काम करते हैं। टूल काम कैसे अब करेंगे? सिंपल, मैंने फिर इसको स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि अब हमारी एक्सटेंशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। टेक्स्टबेरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा और अपने लिए हीलियम 10 को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे हीलियम 10 ट्रेनर जो इन्होंने हमें असाइन किए हुए हैं, मुझे तो खैर पर्सनल सेपरेट भी मिला हुआ है, पर बहरहाल मैं हीलियम 10 ट्रेनर, आप लोगों के पास भी इस तरह इनेबलर एक्स्ट्रा करके आ रहा होगा यकीनन। आपने हीलियम 10 को सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे, आपके सामने हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इतना आसान तरीका है सिंपली हीलियम 10 को ओपन करने का। इसको यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हीलियम 10 फर्स्ट टाइम सेटअप कैसे करना है सबको क्लियर है, ताकि आप जिन्होंने भी टूल्स खरीदे हैं तो वो ये वीडियो देख के अपना सेटअप कंप्लीट कर सकें। यहाँ तक सारी बात क्लियर है कि सेटअप कैसे होना है हीलियम 10 का फर्स्ट टाइम आपके पास? आपने इस वीडियो को देख के सेटअप करना है ताकि गलती ना करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि नहीं समझ आया, दोबारा बता दें, तो भाई दोबारा बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है। टेक्स्टबेरी का पोर्टल ओपन करना है, दोनों एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेना है सिंपली इस तरह से, क्लिक वन क्लिक टू। दोनों एक्सटेंशंस को डाउनलोड किया, एक्सटेंशन टैब में जाना है, और जो दो एक्सटेंशंस डाउनलोड करी हैं इनको इस तरीके से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और कुछ भी नहीं करना, ताकि आपके पास टेक्स्टबेरी का यहाँ पर नाम आ जाए। जब आप एक्सटेंशंस अपने पास ऐड कर लेंगे, तो सिंपली जौन सा टूल यूज करना है उसको आपने क्लिक कर लेना, और वो टूल आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपके सामने अभी हीलियम 10 यहाँ पर ओपन हो चुका है। यूज कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा। प्लीज मुझे कंफर्म करें, अब सारी बात क्लियर है आप सबको? जी ताहिर भाई, आप बताएं, आपको क्लियर है? चलें, ठीक है। अच्छा, अब एक भाई कह रहे हैं मेरे पास टूल नहीं है, तो क्लास के बाद भाई आपको मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि टूल बाय करने हैं टेक्स्टबेरी से। तो क्लास के ग्रुप में टूल प्रोवाइडर का नंबर मैं दोबारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। दोबारा उनसे बात करके हीलियम 10 और बायोबॉट प्रो, दो टूल मैंने कहे थे, वो परचेज आप लोगों ने कर लेने हैं। और जस्ट इन केस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं है, जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने चैट पे अपना नंबर दोबारा भेज दिया है। मुझे मैसेज करके बता दें कि भाई मैं ग्रुप में एडिट नहीं था, मुझे ऐड कर लें, ताकि ताकि मजीद इंफॉर्मेशन का आपको प्रॉब्लम ना हो। सही है। अच्छा, यहाँ तक की हमारी बात हो गई। इसके बाद अब आपने यूज कैसे करना है, ये जो भी मैंने क्राइटेरिया आपके सामने शो किया था, इसको मैंने हीलियम 10 पे यूज कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है।
Open Helium 10, click the black box button in product research tab. Put all the criteria in Helium 10 black box in the product research tab and export the result in Excel file and download. उसके बाद कुछ कॉलम्स बनाने हैं, सब चीजें मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। सिंपली आपने हीलियम 10 का पोर्टल आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के बराबर में टूल्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ठीक है। आपने इस टूल्स को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टैब नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट रिसर्च। और प्रोडक्ट रिसर्च में जो सबसे पहला नाम है वो है ब्लैक बॉक्स। आपने सिंपली यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ हुआ है, दैट इज फाइन। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखें, दो ऑप्शन दिए हैं, सिंपल एंड एडवांस्ड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एडवांस का बटन मैंने क्लिक करा है और मैंने कुछ भी नहीं किया, ताकि मेरे पास एक ऑप्शंस आ जाए कि किस तरह से मैंने कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे फिल करना है। जिस भी मार्केट में मैंने काम करना है, हम पहले मैंने वो मार्केट चूज करनी है। कोई बंदा कनाडा में सेलिंग करना चाहता है तो वो कनाडा चूज कर लेगा, कोई जर्मनी में करना चाहता है तो वो जर्मनी चूज करेगा, कोई यूके में काम करना चाहता है तो वो यूके चूज करेगा, जो यूएस में करना चाहता है, जो कि ज्यादातर लोग कर रहे होंगे, तो आपने सिंपली यहाँ पे यूएस को चूज कर लेना है। सिंपली आपको कंट्री के फ्लैग से पता चल जाएगा कौन सी कंट्री चूज हुई हुई है। इसके बाद आपने अपने लिए कोई सी भी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है, कोई सी भी जो आपका दिल चाहे। हर कैटेगरी में पोटेंशियल है, कोई ये ना पूछे कि भाई ये आप सजेस्ट कर दें। मैं कोई स्पेसिफिक कैटेगरी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरी क्लास वरना फिर उसी कैटेगरी के पीछे चल पड़ती है। तो इसलिए ये चॉइस मैंने आप सबके लिए ओपन छोड़ी है। जिसका जो दिल चाहे वो अपनी मर्जी की कैटेगरी चूज करे। हर एक कैटेगरी में पोटेंशियल है। आप सब लोग भी मार्केट जाते हैं, आपने देखा है दुनिया में हर तरह की चीज सेल हो रही है। तो आप कोई सी भी कैटेगरी अपनी मर्जी की चूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स को चूज कर लिया। अपनी मर्जी से मैंने कोई भी कैटेगरी चूज कर ली, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी कर सकते हैं। फिर इसने पूछा है कि भाई नंबर ऑफ सेलर बताएं। आपके सामने एक क्राइटेरिया जो मैंने डिस्कस किया, मैं सिर्फ इस क्राइटेरिया की बेसिस पे डेटा एंटर कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। नंबर ऑफ सेलर मैंने कह दिया मिनिमम 4 होने चाहिए। फिर ये पूछ रहा है प्रोडक्ट की सेल सेल प्राइस क्या होनी चाहिए मिनिमम। मैंने कहा मिनिमम 18 होनी चाहिए। सिंपल। फिर इसने पूछा है रिटर्न कमेंट यानी रिव्यूज कितने होने चाहिए। मैंने कहा मिनिमम 70 होने चाहिए। फिर ये पूछता है स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा मिनिमम 4 स्टार होनी चाहिए। फिर ये अच्छा, जो इररेलेवेंट टैब्स है ना, जैसे ये एग्जैक्ट ब्रांड सर्च लिखा हुआ है, प्राइस चेंज परसेंटेज, ये इररेलेवेंट चीजें हैं। इररेलेवेंट चीजों को मैंने सिंपली इग्नोर कर देना है। फिर ये पूछ रहा है एजिन यानी प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है। आपको मैंने बताया था अमेजोन पे प्रोडक्ट को एजिन कहते हैं। तो प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम से कम 6,000 होना चाहिए। आपके सामने क्राइटेरिया में सारी बातें लिखी हुई है, कोई चीज मैं खुद से नहीं बना रहा। ये देखें रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग लिखा हुआ है, 6,000 होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद बीएसआर पूछा है कि 1 से लेके कितना होना चाहिए। मैंने लिख दिया 1 to 65,000। अगर मैं यूरोप की मार्केट में काम कर रहा होता तो मैं लिख लेता 1 to 25,000। सिंपल। इसके बाद एजिन की मंथली सेल यानी अमेजोन पे प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 250, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर इन्होंने शिपिंग का साइज पूछा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्मॉल स्टैंडर्ड या लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम कोई ओवर साइज या बल्कि आइटम नहीं बेचते, हम हमेशा स्टैंडर्ड साइज आइटम बेचते हैं। तो मैंने ये चूज कर लिया। आइटम का वेट इन्होंने पाउंड्स में पूछा हुआ है, 2 kg ऑलमोस्ट 4.4 पाउंड होता है। पर क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करता, तो मैं फिलहाल सिर्फ राउंड ऑफ करके 4 पाउंड कर देता हूँ इसको। फिर ये पूछ रहा है आपके कंपेटिटिव सेलर कौन से हैं। मैंने कहा एफबी और एफबीएम वाले हमारे कंपेटिटिव सेलर हैं। अमेजोन ना बेच रहा हूँ, इसलिए मैंने अमेजोन को चूज नहीं किया, ताकि अमेजोन दूर से हम अपने आप को बचा सकें। क्योंकि अमेजोन तो अपनी मार्केट का बादशाह है, वो हमें परेशान कर सकता है। और वेरिएशन वाले आइटम नहीं हमें चाहिए, तो मैंने वेरिएशन काउंट में 1 लिख दिया कि भाई वेरिएशन ना हो, एक ही प्रोडक्ट हमारे सामने आए। सिंपल ये क्राइटेरिया मैंने एंटर करा है और मैंने कुछ भी नहीं किया हीलियम में। कैटेगरी चूज करी, नंबर ऑफ सेलर बताए, प्राइस बताई है, रिव्यूज कितने होने चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, एजिन का रेवेन्यू कितना है, एजिन की सेल कितनी है, बीएसआर की क्या रेंज है, शिपिंग साइज क्या है, आइटम का वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, फुलफिलमेंट लोग एफबीए या एफबीएम कर रहे हैं, amazon तो कोई खुद नहीं सेल कर रहा, इस चीज को मैंने यहाँ पे ध्यान में रखा।
और मैंने वेरिएशन पे लिमिट लगा दी कि वेरिएशन वाली आइटम्स मुझे ना नजर आए। इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक करना है तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा, पर वो मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल मुझे आप ये बताइए, हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स में आने के बाद आपने वहां पे क्राइटेरिया कैसे पुट करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? सिंपल आसान है, क्राइटेरिया पुट कर लेंगे आप सब? जी चले, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात आ गई क्राइटेरिया एंटर कर लेने की, इसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली यहाँ पर आपको सर्च का बटन नजर आएगा, आपने सिंपली यहाँ सर्च का बटन क्लिक करना है। और जब आप सर्च करेंगे ना, तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे सामने यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स का क्या करना है मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ एक काम आपने करना है। आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का बटन नजर आ रहा होगा, कर्सर पे आपने ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ राइट साइड पे एक्सपोर्ट डेटा। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेव एज एक्सेल फाइल, आपने सिंपली इसको सेव कर लेना है। ये हमारे पास शीट डाउनलोड हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट में। ये शीट कुछ इस तरीके की नजर आती है। इस शीट का क्या करना है, ये कैसे यूज होनी है, बहुत आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल बस आप ये समझ लें कि मैंने क्राइटेरिया एंटर करा, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट आ गए, और अब हमने इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज जहन में रखें, आज का टारगेट हमारा प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है। आज का टारगेट ये है कि हमें पता चल जाए कि ये जो इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक कौन से ब्रांड के साथ है, ताकि हम उस ब्रांड तक और उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच सकें। आज का सिर्फ हमारा इतना टारगेट है। तो ये हमने सीख लिया कि हमने किस तरीके से मैनेज करना है हीलियम टैंक को। अब मैं उन लोगों से बात करने लगा हूँ जो कीपा यूज करना चाहते हैं। जो लोग कीपा लेके जिन्होंने कीपा बाय किया है, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपली कीपा की वेबसाइट पे आ जाना है, कीपा.com। कीपा पे आपने कैसे काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। सेम काम है, कोई इसमें फर्क नहीं है, बिल्कुल वही सेम काम है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। जो आपने हीलियम 10 पे किया है ना, जो आपने यहाँ पे किया है, वही काम आपने यहाँ पे करना है। कोई इसमें नई या टफ मुश्किल चीज नहीं है। आपने सिंपली पहले डेटा टैब को क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन नजर आ जाएगा प्रोडक्ट फाइंडर का। सिर्फ फर्क इतना है कि हीलियम 10 थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, यानी छोटे से टैब में सारा डेटा उन्होंने पूछ लिया था। कीपा दुनिया जहां की इररेलेवेंट कहानियां डाले हुए होता है जो हमें इग्नोर करनी होती हैं, और हमने अपना क्राइटेरिया सिर्फ अपने से रेलेवेंट जगहों पे लिखना है, ठीक है। जब मैं कीपा पे प्रोडक्ट फाइंडर में आके इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो सबसे पहले इसने मेरे से प्रोडक्ट का बीएसआर पूछ लिया कि भाई बीएसआर बताएं, करंट बताएं। 30 डेज का पूछ रहे हैं, 90 डेज का, 180 डेज का, पूरे साल का, कितना? एक तो हमने कहा भाई मुझे करंट का डेटा देखना है, लेटेस्ट, और मुझे 90 डेज की एवरेज भी बता दो ताकि मुझे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का आइडिया हो जाए। ये इतनी ज्यादा डिटेल में डेटा वाली जो चीज है ना, ये हीलियम में नहीं है, ये कीपा करता है। अच्छा, सेल प्राइस को अमेजोन पे बायबॉट्स प्राइस भी कहा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ बायबॉट्स। आपने यहाँ पे कह दिया कि भाई कम से कम प्राइस 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम की हमने कोई लिमिट नहीं सेट करी है। फिर हमने कहा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आपके सामने इररेलेवेंट कॉलम्स को मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ जो हमारे से कंसर्न बात है ना, मैं वो लिख रहा हूँ। मैंने आपके सामने बीएसआर लिखा है 1 to 65,000, सेलिंग प्राइस मिनिमम 18, और अमेजोन को मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें अमेजोन ना हो, क्योंकि हमने अमेजोन से लड़ाई नहीं करनी है। जाहिर है अमेजोन को हम नहीं हरा सकते, तो हमने कहा अमेजोन से लड़ने की किस बात पर है। उसके बाद ये जितने इररेलेवेंट टैब्स है ना, कि प्रोडक्ट यूज्ड वाले प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहे हैं, रिफर्बिश्ड कैसे सेल हो रहे हैं, ईबे पे कैसे सेल हो रहे हैं, ये सब हमारे लिए कोई काम की बात नहीं है। टोटल इग्नोर करना है आपने इसे। फिर ये आपसे कहता है कैटेगरी बताएं कौन सी कैटेगरी में काम करना है। हमने टॉयज एंड गेम्स चूज की थी, मैंने वही कैटेगरी यहाँ पे चूज कर ली। आपकी मर्जी है, आप कौन सी मर्जी कैटेगरी अपने लिए चूज करना चाहें। इसके बाद हमने दोबारा स्क्रॉल डाउन किया, फिर इररेलेवेंट टैब्स को मैं एज इट इज इग्नोर कर रहा हूँ। फिर ये पूछ रहा है न्यू ऑफर बताएं, यानी नंबर ऑफ सेलर, मैंने कहा कम से कम 4 सेलर होने चाहिए। फिर इसके बाद फिर ये इररेलेवेंट चीजें पूछे जा रहा है। फिर इन सारी इररेलेवेंट चीजों को, क्योंकि हमारा यूज्ड आइटम से या रिफर आइटम से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, इसलिए हमने इग्नोर करना है। फिर ये पूछता है बायबॉट सेलर कौन है, अमेजोन होना चाहिए या हमारे जैसे थर्ड पार्टी सेलर।
तो हमने कहा भाई अमेजोन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे जैसे थर्ड पार्टी सेलर हो, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे जैसे सेलर्स के साथ है, हमारा अमेजोन से कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी चूज कर लिया। उसके बाद फिर इररेलेवेंट चीजें हैं, इन सारी इररेलेवेंट चीजों को दोबारा हमने इग्नोर करे जाना है। फिर ये सब टोटल इररेलेवेंट बातें पूछी हुई हैं। फिर इसने पूछा आपका प्रोडक्ट फिजिकल है, डिजिटल है, ई बुक है, क्या है? हमने कहा भाई हमारा प्रोडक्ट ना तो डिजिटल है ना ई बुक है, हम एक प्रॉपर फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के रीसेल करना चाहते हैं। फिर ये पूछता है वेरिएशन वाले आइटम्स होने चाहिए, तो मैंने कहा नो वेरिएशन, हमें वेरिएशन वाले आइटम्स भी नहीं चाहिए। मैंने नो वेरिएशन कर दिया। इसके बाद फिर इसने इररेलेवेंट चीजें काफी सारी हमारे से यहाँ पे पूछी हुई हैं। फिर इसने कहा प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए। और फिर इसने रिव्यू पूछा तो मैंने बता दिया मिनिमम 70 होने चाहिए। इसके बाद इसने फिर अमेजोन के बारे में पूछा, मैंने कहा अमेजोन इन स्टॉक भी ना हो, प्री ऑर्डर में भी ना हो, बैक ऑर्डर में भी ना हो, दैट मीन्स कि अमेजोन इन स्टॉक तो हो ही ना, यानी अमेजोन वो प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। प्री ऑर्डर का मतलब है कि amazon एडवांस ऑर्डर भी ना ले रहा हो, और बैक ऑर्डर का मतलब है कि amazon ने अगर एक प्रोडक्ट बेचा है पास्ट में और वो दोबारा बेच सकता है, तो मुझे वो वाले प्रोडक्ट भी ना दिखाओ, ताकि हम amazon से अपने आप को जितना हो सके बचा सके। और इसके बाद मैंने एक लास्ट बात यहाँ पे बताई, आइटम का वेट, कि मैक्सिमम 2 kg तक होना चाहिए, इससे ज्यादा वजनी आइटम नहीं अलाउ। तो हमारे इस क्राइटेरिया पे कुछ 752 प्रोडक्ट आ रहे हैं कीपा के मुताबिक, बेस्ड ऑन जो हमने डेटा प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, इसके बाद सिंपली फाइंड प्रोडक्ट को क्लिक करना है, तो मेरे सामने इसकी भी प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी। उसको भी इसी तरह डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये बता दीजिए जिन लोगों के पास कीपा अवेलेबल है, कीपा में डेटा कैसे एंटर होना है, इजी है, वही तरीका है, बस इसमें थोड़े इररेलेवेंट टाइप ज्यादा है। तो शायद रिकॉर्डिंग देख देख के थोड़ा मल्टीपल टाइम आपको देखना पड़े। जी मजीद कुछ लोग बता दीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल डेटा एंट्री वाला काम, कि हमने क्राइटेरिया एंटर करा। अब हमें प्रोडक्ट कैसे नजर आएंगे? सिंपली यहाँ ब्लू कलर में लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट्स, आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स को क्लिक कर देना है। आप पहले पेज पे कोई 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मैं ये 100 रोज को 2000 को क्लिक कर देता हूँ, ताकि जितना भी डेटा है प्रोडक्ट का, 752 प्रोडक्ट है, एक ही दफा में मेरे सामने आ जाए। आपके सामने मैंने अपना ये डेटा एंटर करा, तो मेरे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ गए, सेम इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ हीलियम पे प्रोडक्ट का डेटा आया था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट का डेटा आ चुका है। अब मैंने करना क्या है इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में भी मैंने सिंपल एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करना है और इस फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। ये भी हमारे पास सिंपल एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जानी है। उसके बाद इन फाइल्स के ऊपर क्या वर्किंग होनी है, कैसे होनी है, वो एक असल काम है आज का, जो आपका टारगेट भी है। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन अभी बताता हूँ, एक दफा शीट डाउनलोड हो जाए। हाँ जी, शीट हमारे पास ये डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, ये बस 2-3 सेकंड की बात है, ये हो जाता है तो मैं आपको शो करवा दूं पहले कि यहाँ से कैसा डेटा में मिलता है। अगर आप टीपा से शीट डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा नजर आएगा, लेकिन ले देके आज का जो हमारा टारगेट है ना, वो है ब्रांड ढूंढना। तो ब्रांड के लिए यहाँ पे सिंपल फाइंड एंड सेलेक्ट पर आए, आप फाइंड को क्लिक करें, यहाँ पे आप लिख लें सिंपली ब्रांड, ताकि ब्रांड वाला टैब नजर आ जाए, क्योंकि आज का हमारा ताल्लुक सिर्फ ये ब्रांड वाले टैब से है। आपने क्या करना है, सिंपली इस ब्रांड वाले टैब को कॉपी करना है और एक नई शीट के पेज को ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने भी कीपा पे किया है। हीलियम वाली शीट पे क्या करना है, करना यही है, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। ये आपके सामने कीपा की शीट है। कीपा पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ब्रांड का कॉलम आपको शुरू में ही नजर आ गया तो ढूंढना नहीं पड़ा, हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करके शीट ओपन करी और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी हमने सिर्फ ब्रांड का कॉलम कॉपी पेस्ट करना है, चाहे हमने कोई सा भी टूल यूज किया हो, चाहे हमने शीट कीपा के थ्रू डाउनलोड की हो, चाहे हमने हीलियम टेन के थ्रू की हो, काम हमारा और जो टारगेट है वो 100% सेम है। इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं,
आज का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट है इट इज अबाउट ब्रांड हंटिंग। हमें ब्रांड तक पहुंचना है और ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा कलेक्ट करना है। तो हमने डेटा कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीख लिया कि भाई हीलियम से भी काफी सारे प्रोडक्ट का डेटा आ गया, हीलियम से भी आ गया, और हमने सिंपली वो डेटा डाउनलोड भी कर लिया। अब देखिए, जब भी हमें फ्यूचर में किसी ब्रांड से राब्ता करना होता है या हमें किसी भी ब्रांड को ढूंढना करना होता है, तो हमें उसकी क्या चीजें चाहिए होती हैं? सिंपल सी बात है, हमें उसकी वेबसाइट पता होनी चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, या फिर अगर वो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म देता है। आमतौर पे ये चीजें होती है ना। और इसी के साथ साथ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो उनका भी हमें यही सब चाहिए होता है। हर एक उसका, हर एक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर का हमने लिख लिया डिस्ट्रीब्यूटर वन, उसकी वेबसाइट भी हमें चाहिए होगी, उसका ईमेल, फोन नंबर और कॉन्टेक्टस फॉर्म, ताकि हमें जिसकी जितनी इंफॉर्मेशन मिले हम वो फैचअप कर सकें। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटर टू, इसका, इसकी वेबसाइट, इसका ईमेल और इसका भी फोन नंबर, और साथ साथ कॉन्टेक्टस फॉर्म। सिंपल। इस शीट को थोड़ा सा बेहतर अभी हम बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को। मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑलमोस्ट आ चुका है। अब इस डेटा का हमने करना क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, पहली वाली जो रो है इसको भी थोड़ा सा अभी हम मजीद हेडिंग्स वगैरह इसकी सेट कर लेते हैं। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो डेटा मेरे से गायब हो जाता है। तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं व्यू में जाऊंगा, और व्यू में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है फ्रीज पेन्स का। इसको मैं फ्रीज टॉप रो कर देता हूँ जाके। इससे बेनिफिट ये होगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हेडिंग्स अपनी जगह पे रहेंगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा काम है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अब आप देखें यहाँ पे ब्रांड नेम्स पे फोकस करें तो लेगो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आ गया, यानी रेपिटेशन हमें नजर आ रही है, फिर नीचे लेगो लिखा हुआ है। तो कितने ब्रांड नेम ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे? तो हमें रेपिटेशन हटाने के लिए जो ये पूरा कॉलम है इसको हाईलाइट कर लेना है। चाहे तो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके हाईलाइट करें, बेहतर है ये जो लिखा हुआ है ना इसी को क्लिक कर लें, पूरी रो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे डेटा टैब में जाना है, और इस डेटा टैब को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ नजर आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। आपने सिंपली यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक करना है और ओके का बटन क्लिक कर देना, ताकि जितने भी ब्रांड थे, देखिए 96 ब्रांड के नाम ऐसे थे जो डुप्लीकेट हो रहे थे। वरना तो आप बार बार सिमिलर डेटा ढूंढ रहे होते। तो हमने इसलिए वन टाइम यहाँ से जो भी इसके अंदर एक तरह से डुप्लीकेशन थी वो रिमूव कर दी, ताकि हर एक ब्रांड का नाम यहाँ पे एक एक दफा रह जाए। और अब हमारे पास कितने ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उन सबके नाम है। 105 या 104 प्रोडक्ट ऐसे हैं तकरीबन, या ब्रांड ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आते हैं। अब इनका सप्लाई, इनकी वेबसाइट्स वगैरह कैसे ढूंढनी है, इनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कैसे ढूंढने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है, वो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। एक्सेल में डेटा कैसे एंटर करना है, कैसे शीट सेट करनी है, ऑल दो मैं आपको इसका ये पूरी फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सैंपल के तौर पे भेज दूंगा। पर क्लियर है आपके किस तरह आपने डेटा अपने लिए शुरू में फॉर्मेट बनाना है? प्लीज मुझे कंफर्म कर लीजिए। जी, गुल मोहम्मद भाई, मेरा कंप्यूटर स्लो नहीं है, मुझे लग रहा है आपका, आपकी साइड पे शायद इंटरनेट इशू है। प्लीज मुझे मजीद आप में से कुछ लोग बताइए कि आपको क्या मेरा कंप्यूटर स्लो लग रहा है कहीं पे भी? इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यानी मेरी साइड से तो चीजें ठीक है सारी। चले। अच्छा, अब हम चले, खैर एनीवेज हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी व्हाट्सएप ग्रुप की बात आ रही है, मैं दोबारा अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को भेज देता हूँ कि प्लीज भाई मुझे मैसेज डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड करके पुराना मटेरियल भी भेज दूंगा। एनीवेज, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हमने हमारा अपना जो डेटाबेस का फॉर्मेट है ये तो हमने सेट कर लिया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? इसके लिए अब आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले google.com पर आ जाना है। सिंपल।
अच्छा, गूगल पे भी ना दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है ना, प्लस करके आप टैब नया ओपन करते हैं और ये वाली स्क्रीन आती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ स्पेसिफिकली google.com पर आपने आना है। ठीक है, स्पेसिफिकली google.com पर। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप होगा, आपको यहाँ पे बॉटम राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा सेटिंग्स। आपने सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स को क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा सर्च सेटिंग्स। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च सेटिंग्स को क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे सर्च सेटिंग्स को क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर प्राइवेसी एंड सेफ्टी के बिल्कुल नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा अदर सेटिंग्स। आपने इसको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखा नजर आएगा रिजल्ट रीजन। आमतौर पे हम जिस कंट्री में रह रहे होते हैं हमारे पास रिजल्ट वहां के आते हैं। पर अब क्योंकि हमें ऐसी कंट्री में काम करना है जहां पे हम रहते नहीं है, तो जिस कंट्री में हमने काम करना है हमें वहां की कंट्री को यहाँ पे चूज कर देना है। लेट सपोज आप में से कोई यूके में काम करना चाहता है तो वो यूके चूज करेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहता है तो वो ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे, कोई जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जर्मनी लिख के चूज कर लेंगे। हम यूएस में काम कर रहे हैं ज्यादा, तो हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को चूज कर लेना है। ये एक दफा कंट्री चूज करके कंफर्म आपने करना है। अब आप देखें रिजल्ट रीजन मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है, ताकि मेरे पास यूएस के हवाले से रिजल्ट्स आए। और इसके बाद आपने दोबारा गूगल को क्लिक कर देना है। ये सिर्फ एक मर्तबा करने वाला काम है, ऐसा नहीं है कि बार बार करना पड़े। वन टाइम आपने सेटिंग सेव कर दी, ये सेव रहती है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने जैसे हमारे पास सबसे पहले लेगो आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली लेगो लिख दिया कि हमने लेगो की वेबसाइट वगैरह ढूंढनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लेगो की वेबसाइट का लिंक मुझे जैसे नजर आया, मैंने इसको क्लिक करा। अभी हम अपना डेटाबेस बना रहे हैं ताकि ये ब्रांड और उसके डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्टलिस्ट कर सकें, ताकि कल को जब हमारी कंपनीज वगैरह आप लोगों की रेडी हो रही हों, आज से 3 4 5 हफ्ते बाद जाके, तो आपको पता हो कि वो कौन कौन से ब्रांड हैं जिन्हें राइट अवे आपने अप्रोच करना है। तो एक कोई रैंडम टास्क मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अल्टीमेटली आप लोगों के बिजनेस सेटअप होने वाली चीज है। इवन आप में से जो लोग एज अ ये काम कर रहे हैं ना, ये डेटाबेस अल्टीमेटली जिसके लिए भी काम शुरू करेंगे, तो ये सब चीजें आप लोगों के काम आने वाली हैं। एनीवेज, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेगो की वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया। अब हमें इसका ईमेल, फोन नंबर और कॉन्टेक्टस फॉर्म ढूंढना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर चीज हमें मिले, हो सकता है हमें ईमेल ना मिले, हो सकता है हमें फोन नंबर ना मिले। जिसका जितना डेटा मिले दैट इज फाइन, पर हमने ढूंढने की कोशिश पूरी करनी है। अगर मैं वेबसाइट के टॉप की बात करूं, जिसको हेडर कहते हैं वेबसाइट का, तो यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन एज सच नजर नहीं आ रही। अगर मैं इसकी वेबसाइट पे बिल्कुल लास्ट में चला जाऊं, तो यहाँ पर आप देखें सपोर्ट के टैब में लिखा हुआ नजर आ रहा है कॉन्टेक्ट अस। आपने सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस को क्लिक कर लेना। जब आप कॉन्टेक्ट अस पे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। हमें हमें मजीद हेल्प इनकी चाहिए, हमें इनके एक्सपर्ट की बात करनी है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया दोबारा से कॉन्टेक्ट अस। देखते हैं मजीद कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है, तो हाँ जी, हमें नजर आ चुका है। लेगो का फोन नंबर हमें यहाँ पे मिल गया इनकी वेबसाइट पे, कॉलर्स, और इन्होंने अपने कस्टमर सर्विस का नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया है। सिंपली इनका हमने नंबर लिया और हमने यहाँ पर फोन नंबर में पेस्ट कर दिया। ईमेल हमें नहीं मिला, हमने नॉट अवेलेबल कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईमेल हमें कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। पर इन्होंने यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है राइट टू अस। ठीक है, या फिर इन्होंने चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। एनीवेज, अगर मैं यहाँ सेंड अ मैसेज को क्लिक कर देता हूँ, तो लेगो की वेबसाइट पे इन्होंने हमें सॉर्ट ऑफ आप कह लें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म ही दे दिया है कि आपने क्या क्या बात करनी है। मैंने कहा लेट सपोज आई नीड हेल्प विद समथिंग एल्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट सपोज पार्टनरशिप्स के हवाले से है, बट लेट सपोज मैं माई माई टॉपिक इज नॉट लिस्टेड लिख दिया। तो इन्होंने मेरे से कहा है कि आपका जो भी सवाल है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें और अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ताकि हम आपसे रब्ता कर लें। ये वाला जो टैब है ना, इस चीज को कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी कहा जाता है। अगर ईमेल नहीं भी दिया हुआ पर हमें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म तो मिल गया ना, तो इसका जो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है ना, इसको मैंने सिंपली यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास लेगो का कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी है, इनका फोन नंबर भी है, इनकी वेबसाइट भी है, ताकि कल को जब हमारी चीजें रेडी हो और हमें इन्हें अप्रोच करना हो तो हमें दोबारा कुछ ना ढूंढना पड़े, हमारे पास ही इतने सारे ब्रांड्स का डेटा पहले से अवेलेबल हो। अब बात आ जाती है इसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की।
उसका क्या तरीका होगा, उसके लिए आपने दोबारा google.com पर आना है, इस दफा आपने ब्रांड नेम लिखना है और आगे यूएस होलसेल लिख देना है। क्योंकि अब हम होलसेलर ढूंढ रहे हैं तो मैंने सिंपल यहाँ पे लेगो और उसके आगे यूएस होलसेल भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक होलसेलर आया जो सबसे पहले हमें नजर आया, जिसका नाम है टॉय हाउस एलएलसी। इसको हम देखते हैं कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। इसने यहाँ पे लिखा हुआ तो है लेगो एक्सक्लूसिव होलसेल पार्टनर यूएस एंड कनाडा, इसने काफी सारी बातें तो लिखी हुई हैं। पर इसका डेटा अब हमने कैसे शॉर्टलिस्ट करना है वही तरीका है। मैंने सिंपली कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। इसका जो वेबसाइट है इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वेबसाइट टैब में, और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया टॉय हाउस एलएलसी। सिंपल। फिर हमें इसका ईमेल फोन नंबर ढूंढना है, देखते हैं वो प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने या नहीं प्रोवाइड किया हुआ। टॉप पे तो हमें नजर नहीं आ रहा, बॉटम पे देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये रहा इनका ईमेल info@toyhousellc.com। हमें इनका ईमेल मिला, हमने इनका यहाँ पे ईमेल एंटर कर दिया। हमें इनका फोन नंबर नजर आया, ये रहा 8004005607, सॉरी 8680400567। इस नंबर को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म इसका दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, खैर फिलहाल मैं नॉट अवेलेबल कर देता हूँ। मेरा ख्याल है जरूरत भी नहीं है। रीजन क्या है, इन्होंने हमें यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। ईमेल ना दिया हुआ हो तो फिर हमें अल्टीमेटली कॉन्टेक्ट अस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको ईमेल नजर आ जाए तो ईमेल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने इसका एक होलसेलर ढूंढा। अब अगर मैं बात करूं मजीद इसके दूसरे मजीद डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की, तो उसका क्या तरीका होगा। नंबर 2 पे हमें एक और होलसेलर नजर आ रहा है, हम इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसका भी वही तरीका है, सिंपली इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने कॉपी किया और पेस्ट करा यहाँ पर और नाम लिख दिया आरडीजी होलसेल। क्या नाम था, आरडीजी होलसेल, हाँ जी, आरडीजी होलसेल लिख दिया सिंपली जो इसका नाम है। इसका ईमेल और फोन नंबर चाहिए, देखते हैं इसने दिया हुआ है कहीं पे या नहीं दिया हुआ। हाँ जी, ये रहा इसका ईमेल support@rdgwholesale.com। इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और सिंपली मैंने यहाँ पर ईमेल पे आके पेस्ट कर दिया। ये हमें इसका ईमेल मिल गया। अब इसका फोन नंबर देखते हैं। ये रहा यूएस फोन नंबर इसका +1 73443607555। ये नंबर भी हमने अपने पास शीट में यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और कॉन्टेक्ट अस फॉर्म की हमें यहाँ पे भी नीड नहीं है क्योंकि हमें इसका ईमेल ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट होलसेलर्स की इंफॉर्मेशन अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर आपके सामने बेतहाशा आपको यानी ब्रांड नेम नजर आ रहे होंगे। वन बाय वन इन सब की इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। तरीका यही है। अभी मैं आपको मजीद भी इस पे कुछ चीजें बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे चैट पे इतना कंफर्म कर दीजिए, गूगल पे आपने किस तरह रेलेवेंट ब्रांड्स ढूंढने हैं, उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढना है, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ के किस तरह एक्सेल फाइल में ऐड करनी है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको। चलें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमें ये चीज भी तो श्योर शॉट होना चाहिए ना कि जो सप्लायर हम ढूंढ रहे हैं क्या वो सप्लायर ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो कोई स्कैमर तो नहीं है। ये भी तो एक बहुत अहम सवाल है ना कि सप्लायर की ऑथेंटिसिटी पे हम कैसे ट्रस्ट करें। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, मैं जो आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। आपने गूगल पे आ जाना है। इसके अलावा एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट है स्कैम एडवाइजर, स्कैम एडवाइजर पे भी हम आ जाते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है who.is। हमने ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने मैंने ओपन करी हैं। इनको यूज कैसे करना है मैं वन बाय वन बताता हूँ। वेबसाइट कौन कौन सी है ये भी आपको बता देता हूँ। स्कैम एडवाइजर है, who.is है, ट्रस्ट पायलट है और गूगल है सिंपली। सबसे पहले गूगल पे मैं हमने इस सप्लायर की लेट सपोज स्क्रूटनी करनी है कि सप्लायर ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्या तरीका है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका नाम टॉय हाउस एलएलसी। अगर मैं टॉय हाउस एलएलसी लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल रिव्यूज इसके आ रहे हैं, 4.3 स्टार रेटिंग है और लोगों ने इस पे ट्रस्ट का इजहार किया हुआ है। ठीक है, लोगों ने ट्रस्ट किया हुआ है, 5 स्टार रेटिंग काफी सारे लोगों ने दी हुई है। तो हमें थोड़ा सा एतमाद हो गया कि हाँ जी ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसकी वेबसाइट ली
और ट्रस्ट पायलट पे देखा, ट्रस्ट पायलट कुछ बता रहा है। अच्छा, ट्रस्ट पायलट पे हर किसी का डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो कुछ ना अवेलेबल हो तो इतना परेशान नहीं होना है। हमारा जो मेन पैरामीटर है ना, वो है स्टैम एडवाइजर और वो इसके ऊपर होना है। एनीवेज, इस पे कोई रेटिंग नहीं है, हमने कहा चले कोई मसला नहीं है। गूगल पे तो हमें तसल्ली है ना कि 12 लोगों ने 4 5 स्टार रेटिंग तकरीबन दी हुई है। इसके बाद दोबारा इसका मैंने लिंक लिया और ये स्कैम एडवाइजर की वेबसाइट पे जाके एंटर करा सिंपली, और सर्च कर दिया सिंपली। देखते हैं कि स्कैम एडवाइजर हमें क्या बताता है। अच्छा, अगर मैं स्कैम एडवाइजर की बात करूं तो स्कैम एडवाइजर ने हमें लिख दिया हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस लुक सेफ। और दूसरा यहाँ पर आपके सामने ट्रस्ट स्कोर भी 100/100 दे दिया है। सो दैट मीन्स के स्कैम एडवाइजर की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है कि कोई स्कैमर नहीं है, ये प्रॉपर वेबसाइट है। इसके अलावा हु इस पे जाके अगर मैं इसका लिंक दोबारा पेस्ट करूं वेबसाइट का और इसको मैं सर्च करूं, तो हु इज वाले क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हु इज के मुताबिक ये वेबसाइट 2018 में बनी है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑन 2018, और हर साल अपडेट हो रही है। मोस्ट रिसेंटली अभी अपडेट हुई है 2024 में भी, यानी कि हर साल अपडेट कर रहा है। देखें, कोई स्कैमर होता है ना, वो एक आध साल फ्रॉड वगैरह करके गायब हो जाता है, वो अपनी कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन बार बार रिन्यू नहीं कर रहा होता। तो हमें ये मल्टीपल पैरामीटर से कंफर्मिटी हो गई कि हाँ भाई ये सप्लायर हमारा ठीक है। आप लोग जब जितने भी सप्लायर्स का डेटा अपने पास ऐड कर रहे होंगे इस शीट के अंदर, जब आप अपनी शीट्स बनाएंगे, ये तो मैंने टॉय कैटेगरी की एक शीट बनाई है ना, आप सबने अपनी मर्जी की किसी भी कैटेगरी की शीट बनानी है अपनी मर्जी से, ठीक है। ये नहीं कि पूरी क्लास इसी के ऊपर लग जाए, नहीं, कोई एक आध बंदा इसको कर ले, बाकी सब लोग अपनी मर्जी की शीट्स करें। तो इस तरह से आप सप्लायर की स्क्रूटनी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी है, कुछ ऐसे भी ब्रांड होते हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट पर ही बता देते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं। अगर कोई ऐसा ब्रांड है ना जिसने अपनी वेबसाइट पे आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बता दिए हैं, तो उसके बाद तो स्क्रूटनी करने की गुंजाइश ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती ना, क्योंकि ब्रांड खुद जिम्मेदारी से कह रहा है कि भाई ये हमारे सप्लायर हैं। एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ, लेट सपोज क्रेओला है। क्रेओला यूएस होलसेल अगर मैं लिख दूं, तो क्रेओला का अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, क्रेओला की वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, ये भी क्रेओन के हवाले से एक ब्रांड है। आप ये देख सकते हैं इसने अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स बताए हुए हैं, एजुकेटर रिसोर्स के नाम से, असेंडेंट के नाम से, नोशन मार्केटिंग, एसपी रिचर्ड्स। हर किसी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है। अगर कोई ब्रांड अपने होलसेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद से अपनी वेबसाइट पे बता देता है, तो इनकी तो हमें ऑथेंटिसिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वही बात है, कोई ब्रांड एक अगर फॉर एग्जांपल क्रेओला बहुत बड़ा ब्रांड है यूएस में, अगर ये अपने कुछ होलसेलर बता रहा है, तो ये जो होलसेलर है ये सिर्फ क्रेओला के आइटम तो नहीं बेच रहे ना, ये तो मार्केट में और भी देखें कितने सारे ब्रांड्स हैं जिनके पार्टनर है, आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अमेरिकन क्राफ्ट, प्लेड, रॉयल लेंकिंसन हो गया, कैरन, ये विल्टन, इसकी बॉल्स वगैरह होती हैं। तरह तरह के आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांड, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर कितने तरह तरह के ब्रांड्स का पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आपके सामने ये एक एग्जांपल है। इसी तरह एक और मैं आपको ब्रांड नेम दिखा देता हूँ, वेलक्रो। ये भी काफी बड़ा ब्रांड है यूएस में। अगर इसकी वेबसाइट पर मैं आ जाऊं, तो इन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट पेज दिया हुआ है। दिखा देता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर पेज दिया हुआ है। अगर मैं इनके फाइंडर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाऊं, तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपने कितने डिस्ट्रीब्यूटर बताए हुए हैं। इंडस्ट्रियल वेबिन कॉरपोरेशन, फास्ट नेशन, इसके बाद इन्होंने टीएफआई कस्टम फैब्रिकेशन हो गया, टेप्स एंड एडेसिव्स, स्पीड टेक इंटरनेशनल, यानी डिस्प्ले सप्लाई एंड लाइटिंग, एमएमआई टेक्सटाइल, रेप्टाई हो गया, टेक्सटाइल सिस्टम, ये सारे होलसेलर्स हैं। ट्राई वांटेज हो गया, यानी जिसके नाम को क्लिक करें वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो खुद से अपने इतने सारे होलसेलर्स बता रहा है ना, तो उनकी स्क्रूटनी करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्रांड उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ब्रांड खुद बता रहा है कि भाई ये हमारे सप्लायर हैं। हमने ये जो ट्रस्ट पायलट वगैरह पे स्क्रूटनी करनी है ना, ये तो हमें उनकी करनी है जिनके ब्रांड ने खुद से नहीं बताया हुआ और हमें गूगल का सहारा लेना पड़ा। अब आप लोगों ने इसी तरह से डेटा अपने लिए एडप्ट करना है। अब यहाँ पे ये चीज बताई हुई है जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूँ, गो टू google.com, सेटिंग्स एट द राइट बॉटम,
स्क्रॉल टू द रीजन सेटिंग, सेलेक्ट द डिजायर्ड मार्केट प्लेस। और जब भी कोई ब्रांड ढूंढने तो आगे आपने यूएस होलसेल लिखना है। उसके बाद ब्रांड की वेबसाइट, उसका ईमेल, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह आपने ट्रेस करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। उसी की यहाँ पर आप चैलेंज स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करें हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली इस शीट पे कैसे डेटा ऐड करना है आपको सिखा भी दिया, और ये मैं आपसे शेयर भी करूंगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर भी लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ब्रांड डेटा बेस्ड शीट असाइनमेंट, ये आपका पहला असाइनमेंट होगा। किस तरह करना है आपको, आप लोगों ने सिंपली इस डेटा को फिलअप करना है। कम से कम 100 ब्रांड्स तक का तो करना ही है, खैर उस पर मैं आता हूँ अभी। इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए यहाँ पे इतनी लंबी कहानी बताई हुई है, जबकि 2 क्लिक करने होते हैं सिंपली आपने। टू रिमूव द डुप्लीकेट्स यू शुड हेड ओवर टू द डेटा टैब, और यहाँ पर आपको एक रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन नजर आता है। आप खाली इसको क्लिक करके ओके करते हैं तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, ताकि एक ही ब्रांड नेम बार बार रिपीट ना हो रहा हो। वरना अगर आप रिपीटेड बार बार एक ही ब्रांड नेम रिपीट हो रहा है, उसी का डेटा आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना, नाम हमें एक ही दफा चाहिए। इसके बाद ये कुछ जनरल पॉइंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन के। कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी डिस्कशन है, आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेड प्राइस टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी $18 प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेस देन $18 वाले जो आइटम्स होते हैं उनमें प्रॉफिट ना होने के बराबर होता है। और हम सब लोग जो हैं कारोबार जो कर रहे होते हैं बेसिकली प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, तो जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होता तो फिर फायदा क्या। इसके अलावा amazon हमेशा फुलफिलमेंट बाय amazon करने वाले सेलर्स को ज्यादा से ज्यादा आप कह लें कि जो है एक तरह से प्रेफरेंस दे रहा होता है, क्योंकि amazon FBA सेलर से कमा भी रहा है। FBA सेलर से amazon को स्टोरेज चार्जेस भी मिलते हैं। इसके अलावा तरह तरह के फायदे मिलते हैं। फुलफिलमेंट बाय जो फुलफिलमेंट सर्विसेज amazon ऑफर करता है उसमें भी तो अमेजोन को शेयर मिल रहा होता है ना लॉजिस्टिक कंपनीज की तरफ से, तो इस वजह से अमेजोन हमेशा आपको फेवर देता है। इसके बाद 90 डेज का एवरेज BSR हमें देखना पड़ता है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी चेक करने के हवाले से। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये वाला पॉइंट क्लास 5 में जब हम बायबॉट प्रो सीखेंगे, प्रोडक्ट एनालिसिस सीखेंगे, तब जाके आपको इस पर क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट की तरफ हमें नहीं जाना जिसमें लेस देन 4 सेलर होते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। होलसेल प्रोडक्ट की निशानी 4 या 4 से ज्यादा सेलर है। अब लेट सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 1 या 2 सेलर्स ही हैं सिर्फ, तो वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कंसिडर होते हैं, होलसेल में नहीं कंसिडर होते। amazon या ब्रांड खुद से एज अ सेलर ना कर रहा हो, क्योंकि देखें amazon की तो मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी मार्केट का बादशाह है, वो मैनिपुलेट कर सकता है, शायद वो आपको सेल ना मिलने दे, तो हमने amazon से तो बचाना है। पर अगर जिस ब्रांड का आइटम है वो ब्रांड खुद भी बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रांड अपनी चीज सबसे अच्छे कम से कम रेट पे बेच सकता है, तो उस पे नुकसान है। ब्रांड से डायरेक्ट या amazon से हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका ब्रांड खुद बेचता हो amazon पे, या फिर amazon पे उसने ऑथराइज किया वो, तो उन आइटम्स की तरफ हमने नहीं जाना है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आपको जो मैंने एक्सेल फाइल ये वाली बताई है ना, आपने अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पे सेम इसी फॉर्मेट पे अपनी फाइल बनानी है, ठीक है। और हर एक टोटल 100 ब्रांड और हर ब्रांड के 2 डिस्ट्रीब्यूटर आपने ढूंढने हैं विद देयर कंप्लीट डिटेल। एक चीज मैं बताता चलूं, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो ब्रांड ढूंढ रहे हैं कभी उसका सप्लायर नहीं मिलता। कोई सप्लायर मिलता है तो किसी का ईमेल नहीं मिलता, तो किसी का फोन नंबर नहीं मिलता। तो देखिए जिसका जितना डेटा मिले ना दैट इज फाइन। ये नहीं है कि अगर आपको एक डेटा नहीं मिल रहा तो आगे आप देखें ना इतनी सारी लिस्ट है, एक का डेटा नहीं मिल रहा तो दूसरे का मिल जाएगा, दूसरे का नहीं तो तीसरे का मिल जाएगा। आपने रुकना नहीं है, आपने इसको मूव ऑन करना है, ताकि जितना ज्यादा आप डेटा अपने लिए मैनेज कर सकें आपको फायदा हो। ये बिला वजह नहीं बना रहे आप लोग। आप में से जो लोग जिनकी अपनी कंपनीज जिन्होंने नहीं बनवाई है, एक तो पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बनवा लें, ताकि जब तक आपकी कंपनीज बनेगी आपकी चीजें रेडी होंगी। जब आपकी कंपनीज बनेगी तो राइट अवे आपको पता होगा कि आपने अल्टीमेटली कौन से ब्रांड है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनसे आपको पार्टनरशिप करनी करके काम करना है, रादर देन के तब जाके आप अपने लिए कोई सप्लाई ढूंढना शुरू करें। आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए। इवन आप में से जो लोग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि हम मार्केट में सर्विसेज देंगे अपनी स्किल सीख के, तो अल्टीमेटली कल को कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपने कोई काम किया हुआ है, हमें डेटा वगैरह चेक तो कराएं, तो जूम मीटिंग पे आप ये चीजें चेक करा सकते हैं। ये आपका पोर्टफोलियो का भी काम कर रहा है, और इवन कल को आपका होने वाला क्लाइंट अगर आपको कोई
अपना एक्सेस देता है कि ठीक है आप हमारे सप्लायर के साथ अकाउंट वगैरह बनाएं। तो यही तो वो सप्लायर होंगे जिनसे आपने काम करना है, इन्हीं के साथ आपने अकाउंट सेटअप करने होंगे। तो ये चीज सोच समझ के असाइनमेंट करना है कि बिला वजह नहीं कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। इस चीज को जहन में रखिएगा। तो मुझे फिलहाल आप चैट पे बताइए, यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना, इसकी जो डेडलाइन है, डेडलाइन आप लोगों के लिए इसकी होगी 24th, 24 तारीख, यानी 24 जनवरी तक आप लोगों ने सबमिट करवाना है मुझे मेरे ईमेल पे। मैंने चैट पे अभी अपना ईमेल भी लिख दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अपना ईमेल आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करें। मेरे ईमेल पे आपने सबमिट किया हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मैं इसको प्रॉपरली हर किसी का असाइनमेंट चेक करता हूँ, और मैं प्राइवेटली हर किसी को रिप्लाई करूंगा। आप में से असाइनमेंट कंप्लीट करना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ। देखें, हर कोई अपनी चीजों के लिए टाइम मैनेज करता है ना। ये जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं ये भी तो आपका है ना। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा आपको इस चीज पे भी अब टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलैक्स वाला टाइम था ना वो गुजर गया, जिसमें कुछ खास नहीं होता था। अब हर क्लास में कोई ना कोई प्रैक्टिकल टास्क आपको मिल रहा होगा। तो प्लीज इसको प्रॉपर वे में आप लोगों ने एड्रेस करना इन सारी चीजों को। अब जिनके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज आप वन बाय वन हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं फिर आपको अनम्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। जी। जी खावर भाई, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा वही क्वेश्चन है कि मेरा तो अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया था, तो क्या अब मैं अपने भाई के नाम से यहाँ से पाकिस्तान से बनवा सकता हूँ? नंबर वन। आ सकता। और सेकंडली, मेरा अकाउंट चूंकि अमेरिका में है, मैं अपने अकाउंट्स वहाँ पे यानी इस अमेजोन सेलर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली। आप पहली चीज तो ये कि आप अपने भाई की डिटेल पे जो भी पाकिस्तान में होते हैं अपना पूरा बिजनेस उसके ऊपर आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। और जब उनका सारा सेटअप रेडी हो जाता है, उनकी कंपनी बन जाती है, उनका अमेजोन अकाउंट अप्रूव हो जाता है, एलएलसी डिटेल्स पे अपग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद आप सिंपली उस अकाउंट को, उसका चाइल्ड अकाउंट बनता है, जो आपको आप लोगों की तकरीबन लास्ट क्लासेस में जाके मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आपको उसका सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट बना के दे दिया जाता है, और उसके थ्रू आप यूज अमेरिका में या पूरी दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। ओके। और सर एक मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान में जो आईपी एड्रेस जब भी वो यानी अमेजोन डिटेक्ट करता है तो इसको वो सस्पेंशन की तरफ ले जाता है। इस बात में पावर कितनी भाई, सदाकत है? फेक बातें हैं, वरना हम लोग काम कर रहे होते क्या? डेफिनेटली नो। मैंने आपको देखा, अब पहली क्लास में अपनी मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तक आप लोगों के सामने शो किए थे। जी तो जी। कि मेरा सुबह दोपहर शाम यही काम है। मसला ये है कि लोग वॉयलेशन से बाज नहीं आते। देखिए, मैंने आपको सप्लायर ऑथेंटिसिटी वगैरह सारी चीजें बताई हैं। अब जी प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? हम तो यहाँ पे किसी को नहीं बोलते कि भाई मार्केट में आप कॉपी या काउंटरफीट बेचें, लेकिन मसला ये है कि लोगों में लालच पाया जाता है। बिल्कुल अब ठीक। होता क्या है कि कोई अप्रोच आती है, मैंने आपको रियलिस्टिकली हमेशा यही बताया ना कि 15-16% तक का प्रॉफिट है। यही बात जी हुई जी। है ना। जी जी। अब कोई अगर व्हाट्सएप पे किसी को या कोई बंदा फेसबुक पे अप्रोच करता है कि हम आपको तरीका बताते हैं 40% प्रॉफिट कैसे होता है, वो 40% में एक्चुअली उसकी काउंटरफीट कॉपी बना के लोग बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह के सिनेरियो में अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट होता है, सस्पेंशन भी होती है। तो साफ सुथरा कारोबार करेंगे कोई मसला नहीं है। जहां पे जी वन सर। परसेंट भी गलती करी ना, यानी आप ये गलत रास्ते चले, वहां पे प्रॉब्लम है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक तो पासपोर्ट आपने बताया था इसकी अकाउंट ओपनिंग के लिए, और दूसरा क्या चीज़ आपने इस बारे में बताई थी सर? मुझे वो काइंडली दोबारा से बता दीजिएगा। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर। ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी वसीम भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मेरा एक सवाल ये है कि आपका जो माजी का तजर्बा रहा है उसमें हम्म। आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जो नया नया अपना काम शुरू कर रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं अमेजोन पे, तो अगर स्टार्ट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना हो, वो जीरो रहे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्टूडेंट्स इस चीज को सामने रखते हुए काम कर रहे हो, शुरू में amazon के सिस्टम को सीखने के लिए
और वो परचेजिंग कैसे करनी है, कांटेक्ट कैसे करना है, उन सारी चीजों को सामने रखते हुए कभी ऐसा हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी जीरो रहा हो? तौर पे जिन्होंने प्रॉपरली चीजें सीख के किया होता है ना और असाइनमेंट्स वगैरह किए हुए होते हैं, तो वहां पे तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। किसी का वक्त देर से आता है, किसी देर सवेर अलहदा चीज है। लेकिन आम तौर पे जो स्टूडेंट एफर्ट्स करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये इसीलिए तो सेफ मॉडल है कि इसमें पहले अभी अभी देखें, आगे हमने प्रोडक्ट एनालिसिस वगैरह सीखना है। आप एक प्रोडक्ट के 2 साल के स्टेट रीड करके गलती कर सकते हैं क्या? नहीं। ये वाली चीज है। इसमें जी। प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह वो भी हम वहां पहुंचे नहीं है ना। जब वो चीजें हम करेंगे ना, ठीक। आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और वही बात है, असाइनमेंट सारे करते जाए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने बिल्कुल फीडबैक के ठीक। साथ ईमेल पे रिप्लाई करता हूँ, सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। और सर एक सवाल और, अगर एक स्टोर बना लिया है amazon के ऊपर, तो मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करना कैसा रहेगा उसके ऊपर? के आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहे हैं, आप टॉयज भी बेच रहे हैं, आप बुक्स बेच रहे हैं, या फिर किसी एक कैटेगरी पे फोकस रहना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखें, आपकी मर्जी है, ओपन चॉइस है। मैं खुद एक तरह से जनरल स्टोर ही चला रहा हूँ। मेरे अपने जाती अकाउंट पे ब्यूटी प्रोडक्ट भी लगे हुए हैं, नेटवर्किंग के राउटर जैसे प्रोडक्ट भी लगे हुए हैं। तो ओपन ओपन रखा हुआ है मैंने अपने आप को, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करा हुआ। ओपन रखा हुआ है हर हवाले से। बिल्कुल ठीक हो गया। बस ठीक है सर, यही सवाल थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी जैन भाई, आप बताइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि अपनी वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट करें, और साथ में आपने ये भी मेंशन किया था कि वेबसाइट शुड बी रिलेटेड टू व्हाट यू आर गोइंग टू सेल ऑन अमेजोन। अभी अगर अभी डिसाइड नहीं है कि हम क्या सेल करेंगे और किस तरह हमने किसको हमने अप्रोच करना है, तो वेबसाइट किस तरह हम जो है ना उसको फाइनलाइज कर सकते हैं? अच्छा, आपका ना वेब डेवलपर आपको आपकी वेबसाइट बना के देता है। उनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट के सैंपल्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप लोगों के लिए रेंडमली लिस्ट करने हैं। अब जैसे मेरी अपनी जाती वेबसाइट है, क्रॉसमोरियन एंटरप्राइजेस। अब इसमें जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं एक्चुअल में ये वाले प्रोडक्ट तो अमेजोन पे नहीं बेचता, कुछ बेचता हूँ, सारे ये वाले मैं आइटम्स नहीं बेचता। ठीक है। तो ये सिर्फ वेबसाइट आपकी प्रूफ ऑफ बिजनेस के तौर पे शुरू में यूज होती है ज्यादा। और अल्टीमेटली जब फ्यूचर में आप प्रोडक्ट जो बेचना चाह रहे हो या बेच रहे हो, वो भी आप एडअप करवा सकते हैं। क्योंकि देखें, अमेजोन अकाउंट तो अभी बना नहीं है। जब आप जी बिजनेस बिल्कुल। बैंक अकाउंट अपना अप्लाई करते हैं ना, तो बिजनेस बैंक जितने भी हैं वो पूछते हैं आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है, कहाँ से पे आउट आएगा। तो वहां पे आपको अपनी वेबसाइट शो करवानी पड़ती है। तो इसलिए ये मैंडेटरी भी है। और आपको पता ही है कि आज के टाइम पे दुनिया में जितने भी कारोबार हैं, शायद ही कोई ऐसा इदारा आपको मिला हो जिसकी वेबसाइट ना होती हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है जी, समझ ला। एक और क्वेश्चन था सर मेरा। जी जी। जैसे कि आपने कहा है कि कैटेगरी हम खुद सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही है अमेजोन के रिलेटेड। तो ऐसा हो सकता है कि आप अराउंड 5 to 10 जो है ना कैटेगरीज हमारे साथ जो है ना शेयर कर दें, जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो जैन भाई, भी ऑनेस्टली इजी सब फॉर अस। अच्छी हैं। देखिए, एज अ कस्टमर आप सोचे ना, आप मार्केट में जाते हम्म। हैं, होम एंड जी। बेडिंग की शॉप्स पे भी रश नजर आता है, ग्रोसरी स्टोर्स पे ठीक भी है। नजर रश नजर आता बिल्कुल है। ऐसे ही है। स्पोर्ट्स कैटेगरी की अपनी एक निश है, उसके इंथुजियस्ट वहीं पे लगे रहते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट के लिए आप कभी स्टेशनरी शॉप पे चले जाएं, वहां रश हर वक्त नजर आता है। तो डिमांड हम्म। हर चीज की, टॉय शॉप पे चले जाएं वहां रश है, बेबी प्रोडक्ट्स के स्टोर पे आप चले जाएं वहां पे रश है। तो हर कैटेगरी में बेतहाशा पोटेंशियल है। हमें इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें किसी भी कैटेगरी के टॉप 65,000 में से चूज करना है। इट कुड बी एनी कैटेगरी। और हमें खुद पता है कि कौन सी कैटेगरी में सेल नहीं आनी। इट्स सिंपल सी बात है। जी। एज अ कस्टमर आपको पता है कि अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी टारगेट करते हैं, आपको पता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही कम लोग जाते होंगे। यानी जो एक्चुअल म्यूजिशियंस हैं, सिर्फ वही जाते होंगे ना वहां से बाइंग करने। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मेंटली एज अ कंज्यूमर सोचें कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें किस किस कैटेगरी में ज्यादा रश नजर आता है। आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, थैंक क्लियर। जी जी। थैंक यू। जी उस्मान भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि
अगर हमारा अकाउंट जो है यूएसए में मतलब एलएलसी पे बना हुआ है, तो फिर हम बाकी मार्केट में भी सेलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल मार्केट में। सकते हैं। यूके में भी कर सकते हैं, और यूए में करना चाहें अगर हम आप तो। अपनी खाली आपने मार्केट प्लेस ना, हर अमेजोन अकाउंट में एक ऑप्शन होता है सेल ग्लोबल का, उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में जितनी मार्केट प्लेसेस है सबको वन बाय वन इनेबल करके ऑपरेट कर सकते हैं एक ही अकाउंट से। सर वो केएस से और यूए का सुना था कि कंपनी अपनी रजिस्टर करानी पड़ती है वहां पे, तो। अच्छा, सिर्फ सऊदीया का जरूर मसला है, सऊदीया के लिए अकामा वगैरह होना जरूरी है। लेकिन अगर यूएई की बात करें हम, तो वहां पर आप किसी भी फ्री जोन में अपनी कंपनी बनवा के काम कर सकते हैं। कंपनी तो अमेरिका में भी बनवानी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट यूएस में है, तो यूएस की कंपनी से आप यूएस में काम कर रहे हैं, पर उसी अकाउंट में यूके मार्केट प्लेस में जाके आपको यूके की सेपरेट कंपनी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप यूके में भी काम करना चाहते हैं, तो कंपनीज फिर आपको मल्टीपल बनवानी पड़ती हैं, ऑल दो अमेजोन अकाउंट एक ही रहता है। सर इसी अकाउंट कॉन्फ्लिक्ट तो कर सकते हैं अगर एलएलसी वाला हमारा अकाउंट है, अगर उस नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। वाली क्या बात है, कॉन्फ्लिक्ट कोई है ही नहीं, हर मार्केट पे सेपरेट है, सिर्फ पासपोर्ट सेम है ना, इसलिए अकाउंट एक है। पर हर कंट्री का आप सेपरेट बिजनेस बना के सेपरेट कंपनी के नेम के अंडर कर सकते हैं। सर दूसरा मैंने ये पूछना था सर, अगर यूएई के लिए जो हंटिंग का टूल है सर, वो हेलियम वर्क करता है वहाँ पे, हेलियम या कौन कीपा? सी मार्केट में? सर यूएई की बात कर रहा हूँ सर। यूएई में वैसे ईग्रो के नाम से एक टूल है, वो काम करता है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं ना उस्मान भाई, गल्फ मार्केट वर्थ इट नहीं है अगर आप होलसेल की बात करें तो। सही है सर। सर दूसरा सवाल मेरा यह था कि सर हम जो अकाउंट बनाएंगे यूएसए का एलएलसी, तो इसके साथ जो सर हम बैंक लगाएंगे तो वहाँ का फिजिकल बैंक लगाएंगे? और नहीं, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में होते हैं आप? सर मैं पाकिस्तान में होता हूँ सर। पाकिस्तान में है ना, आपकी एलएलसी डिटेल पे दो बैंक बनेंगे, एक का नाम जिला है ZYLA, और एक का नाम है पेयोनीर। तो वो पेयोनीर अकाउंट अल्टीमेटली आपके अमेजोन के साथ अटैच होता है। और जिला क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जिला के बगैर आप पेयोनीर अकाउंट नहीं बना सकते। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, बस ये रीजन है। सर मेरा जो है ना पियोनियर ऑलरेडी बना हुआ है, और वाइज अकाउंट भी। वो पर्सनल है ना, वो कंपनी डिटेल्स पे तो नहीं है ना, वो तो पर्सनल है। तो सर मसला तो नहीं बन जाएगा फिर दोनों नहीं अकाउंट बनता है। आपस में? क्यों बनेगा मिनाज भाई, मेरा यूके लिमिटेड कंपनी का सेपरेट बना हुआ है, पियोनियर सेपरेट बना हुआ है, यूएस का सेपरेट पियोनियर बना हुआ है, और पर्सनल पे सेपरेट बना हुआ है। तीन तो मैंने बनाए हैं, कोई मसला नहीं है। सर डिपॉजिट और चार्ज मेथड में दोनों डिफरेंट लगेंगे या एक ही लगेगा बैंक? मैं एक ये एक ही पूछना बैंक चाहता लगेगा ना, पियोनियर ही यूज होगा हर जगह स्टैंडर्ड। हूँ। ओके सर, सही है, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है। जी, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ, आप अनम्यूट करें और अपना नाम भी बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सावेज है। मेरा नाम वालेकुम अनफॉर्चुनेटली नहीं अस्सलाम, जी आया बताइए। सिस्टम में। जी जी बताइए। अ, अच्छा। अच्छा, ये हमारा जो सेशन है ये अमेजोन FBA होलसेल है। तो हम जो जी, प्रोडक्ट्स बाय करेंगे हम एज अ होलसेलर बाय करेंगे या क्या कहते हम हैं एज अ रिटेलर बाय डिस्ट्रीब्यूटर बन के? करेंगे। नहीं, हम एज अ रिटेलर बाय हम्म, करेंगे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, और सेल करेंगे एंड कंज्यूमर को। अच्छा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स लेंगे हर प्रोडक्ट का हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके भी इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं। तकरीबन क्लास 6 में मैं जब आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको अमेजोन की पॉलिसी भी रीड करवाऊंगा, जिसमें अमेजोन साफ कहता है कि हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी वसीम भाई बताइए आप। अ, सर मेरी एक सजेशन है। मैं कुछ जी, अर्सा पहले जर्मनी में था, तो वहाँ पे मैंने अमेजोन के थ्रू एक वाटर बॉटल खरीदी थी। तो एक्चुअली वो मुझसे मेरा ख्याल है एक गलती हो गई थी उस वक्त। वो ये हुई थी कि मैं amazon.com पे चला गया था, वो उस डोमेन के ऊपर चला गया था, और वो वाटर बॉटल शायद कहीं यूएसए से आई थी। तो क्योंकि ये डोमेन तो यूएसए की ही है, तो उसमें जो है ना, मुझे डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा पड़े थे यूएसए से उसको जर्मनी तक आने में। तो मेरा ख्याल है अगर कुछ लोगों ने ज्यादा मार्केट्स में काम करना हो यूएसए में, या फिर उसके साथ साथ वो यूरोपियन मार्केट में भी काम करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें अलग अलग एलएलसीज बनवाना पड़ेंगी। अगर हम यूरोप में कोई चीज बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अमेजोन के जो यूरोप में वेयर हाउसेज हैं वहां पे स्पेस लेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से वसीम यूएसए भाई, के लिए। वसीम भाई, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल बात ये की थी। अमेजोन अकाउंट आपका एक ही रहता है, लेकिन आप उसके अंदर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए हर कंट्री के लिहाज से सेपरेट कंपनी एक ही अकाउंट के अंडर बना सकते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी चलिए ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। जी मिस मरियम, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मैंने ये पूछना है कि जो बिजनेस वेबसाइट हमने बनानी है तो उसका हाँ, नेम एलएलसी के नेम पे, डोमेन नेम एलएलसी के नेम पे ही होना चाहिए। हाँ जी, आइडियली यही होना चाहिए। अब जैसे मेरी कंपनी क्लॉसमोरियन एंटरप्राइजेज एलएलसी है, तो आप मेरी वेबसाइट भी देख लीजिए, closmorianenterprises.com है। और सर अगर मतलब नाम फॉर एग्जांपल हमने टेक हब नाम रखा है तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें नहीं है तो फिर भी वो वेबसाइट ओके। दैट इज फाइन, नॉट एन इशू, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। जी मिस आयना, आप बताइए। यस सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। जी सर, सऊदीया में पेपल पायोनियर चल जाता है। पेयोनियर अगर काम पायोनियर पे करता है, पेयोनियर काम ओके करता है। पेपाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 100% पेयोनियर काम करता है। ओके 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 सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अभी आप लोगों को मैं फिर इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग, स्लाइड्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा। असाइनमेंट का जो ये फाइल है ये भी शेयर करूंगा, तो पर प्लीज़ आप लोगों ने इसको करना ज़रूर है। जी मशहूद भाई, आप बताइए। सो वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन था इसकी अकाउंटिंग एंड इनवाइसिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए अमेजोन खुद से इनवाइसिंग सिस्टम देता है या हमें खुद से कोई बिलिंग सिस्टम लेना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है अब सर? वो सब ऑटोमेशन है, प्रॉफिट कैलकुलेशन के टूल्स हैं, पर वही बात है, जब क्लास आएगी रेलेवेंट वो चीज़ें तब डिटेल में डिस्कस होंगी। वो बहुत आगे की बात है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। जी मिस मरियम, आप बताइए। सर मेरा ये एक और क्वेश्चन है कि इस कोर्स के बाद अगर मैंने अब ऑस्ट्रेलिया में एक बना रही हूँ उसके बाद अगर मैं यूएस में बनाना चाहती हूँ तो इस कोर्स के बाद आप पर्सनल मतलब हेल्प वगैरह करते हैं इस कहीं और अगर देखें, ज़रूरत। बात यह है कि जब आपका बैच मार्च में खत्म होगा ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको पता है फेसबुक पे ग्रुप है हमारा इनिबलस बूट कैंप, आप वहां पे सवाल पूछ सकती हैं मुझे टैग करके। लेकिन क्वेरी क्लियर ना हो तो अगर आप मुझे वॉइस नोट पर्सनल मैसेज में भेज देंगी तो ऑब्वियसली जब मैं फ्री किसी टाइम हुआ करूंगा, ऑब्वियसली मेरी आदत है आमतौर पे मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ, देर सवेर हो सकती है, पर रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। किसी का भी मेरे पास सेपरेट मैसेज आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूं, तो उस हवाले से परेशान ना हुई है। ओके सर, थैंक ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बस अपना असाइनमेंट अब आज से आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक और बोरिंग असाइनमेंट जरूर है, मुझे अंदाजा है, लेकिन आप लोगों की बेहतरी के लिए प्लीज इसको करिएगा जरूर। थोड़ी देर में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।